ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड किसी बाई स्टोरी का अगर एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक अपनी पढ़ा की श्रवण जो सीता जी के आने पर अनामिका को पता चलता है कि सात्विक की उसके मामा है और सात्विक जीव को भी उसकी असली पहचान पता चलती है, जिससे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब आगे अनामिका बालकनी में खड़ी होकर खूबसूरत नजारे को देख रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके दरवाजे पर आए और सामने उसके लहराते हुए बालों को उसे देखकर अपनी जगह पर जम गई। अनामिका ने नोटिस किया कि कोई इसके पीछे है तो उसने मुड़कर देखा तो वहां पर वही फ्रेंडली लड़की थी, छोटे बालों वाली। मिस अनामिका, आप बहुत ही खूबसूरत है। उस लड़की मिया ने सारे जरूरत का सामान सामने रखते हुए एक्साइटेड होकर कहा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई यह जानकर कि आप सात्विक सर की भांजी है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मिया। अनामिका ने उसका नाम रिपीट किया और सॉफ्टली कहा, थैंक यू। आप बहुत ही काइंड है मिस अनामिका। जिस पल मैंने आपको देखा था मुझे आप बहुत पसंद आई थी। आपकी मेडिकल स्किल अमेजिंग है और आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बाकी अमीर लड़कियों की तरह नहीं। इतना कहकर मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो खुश होते हुए मिया ने फोन लिया और कहा, चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी ऐप है। ऑफ कोर्स अनामिका नेचुरली ब्यूटीफुल थी, इसलिए उसे किसी डिजिटल एनहेंसेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्टेसी के लिए मिया ने एक फिल्टर कैमरा ऐप ओपन किया और अनामिका के साथ कुछ सेल्फी लिए। फोटोज में अनामिका हमेशा की तरह काफी स्टनिंग और खूबसूरत लग रही थी। उसके फीचर्स बिल्कुल फ्लॉलेस थे और हल्की सी वह जेटल स्माइल किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी थी। और वही उसके बगल में खड़ी मिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकती हूँ। क्या मैं हमारी सेल्फी फेसबुक पर पोस्ट कर सकती हूँ? मिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, अनामिका ने कहा और फिर मिया को स्कैन करने के लिए बिजनेस कार्ड देते हुए सॉफ्टली कहा, तुम कितने वक्त से यहाँ हो? जब मैं छोटी थी ना तो मेरे मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मैं अनाथ हो गई थी तो सात्विक सर मुझे घर ले आए थे। मैं यहाँ कई सालों से हूँ और मैं 18 साल की हो गई हूँ, मिया ने जवाब दिया और अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई। मिस अनामिका, आप मेरे से यंग हैं ना? मैं भी 18 साल की हूँ। सो हम लोग सेम एज के हैं। मिया अब और भी ज्यादा खुलकर अनामिका से बात करने लगी थी और उसने थोड़ी देर तक अनामिका से बात किया। उसके बाद वह नीचे चली गई। नीचे बहुत सारे सर्वस आपस में ही इकट्ठा होकर नहीं आई हुई मिस अनामिका के बारे में गॉसिप कर रहे थे। सात्विक सर की अचानक से एक भांजी कहाँ से आ गई? क्या वह खून से रिलेटेड है? तो नताशा का क्या? तुमने नोटिस नहीं किया मिस अनामिका बिल्कुल सीता मैम की तरह दिखती है। वह पक्का उनकी बेटी होगी और वही नताशा दूसरी तरफ परिवार का हिस्सा लगती ही नहीं। तुम्हें लगता है कि पैदा होते वक्त बच्चे बदल गए होंगे और नताशा गलती से उस परिवार में आ गई जैसे मूवीज में होता है? सात्विक सर की फैमिली में मिस अनामिका ज्यादा फिट होती है। चलो चलो अपने काम पर चलो, सात्विक सर के फैमिली मैटर को मत डिस्कस करो। सारे नौकरों ने अब फिर से अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। तभी थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस अनामिका इम्प्रेसिव है? यहाँ तक कि डॉक्टर मार्क मैडम की बीमारी में हार मान चुके थे, मगर मिस अनामिका ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ मेडिसिन भी लिख कर दे दी। डॉक्टर मार्क ने कहा कि मिस अनामिका उनकी टीचर है, इसका मतलब है कि उनकी मेडिकल स्किल उनसे भी ज्यादा अच्छी होगी। उनकी बैकग्राउंड बहुत ही बड़ी है। मिस अनामिका ने बचपन से मेडिकल टैलेंटेड लोगों से सीखे होंगे। अमीर होना कितनी अच्छी बात है, उनके बच्चे भी एक्सीलेंट होते हैं। मुझे तो मिस अनामिका काफी अच्छी लगी। वह एरोगेंट नहीं है, दूसरी लड़कियों की तरह भले ही वह ज्यादा बात ना करे, मगर वह सबके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। उस नताशा की तरह नहीं जो ऊपर से सबके सामने जेंटल और अच्छी बनती है, मगर एक्चुअली बस बहुत हो गया। हेड बटलर ने उन्हें डांटा तो सारे सर्वेंट चुप हो गए और अपने अपने काम पर लौट गए। थोड़ी देर बाद ही अनामिका के साथ मिया ने अपनी पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट कर दी। मैंने बेशर्म की तरह अपनी मैडम से सेल्फी मांग ली। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, वह कितनी खूबसूरत और काइंड है। उसने 2 सेल्फीज पोस्ट की थी। अनामिका उस पोस्ट को लाइक करने ही वाली थी, तभी उसका फोन बजा और यह उसके किसी काम से रिलेटेड आदमी की तरफ से था। और वहीं दूसरी तरफ जब नताशा ने मिया की फेसबुक पोस्ट देखी तो अपनी जगह पर जम गई और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। मिया एक अनाथ थी जिस पर दया खाकर उसके मामा उसे अंदर ले आए थे। वह और भी कई अनाथ लोगों के साथ इस घर में पली बड़ी थी, जिन्हें अक्सर उसके मामा घर ले आया करते थे। दया दिखाकर उसके मामा उनकी एजुकेशन के लिए पैसे देते थे और वह लोग चाहे तो उनके घर में काम कर सकते थे या फिर बाहर की दुनिया में भी जा सकते थे। लेकिन जब मिया को पता चला कि उसकी नानी माँ की तबीयत कितनी खराब है तो उसने उनके साथ ही रहने का फैसला किया। नताशा के पास मिया जैसी सर्वेंट का फेसबुक इसलिए था क्योंकि वह उसके अंकल की फेवरेट थी, जिससे उसके माम ने बच्चों की तरह बड़ा किया था और वह उसके जरिए उसके अंकल की कुछ खबर लेती रहती थी। लेकिन अब अनामिका उसके मामा के साथ क्या कर रही है? यहाँ तक कि उसने मिया का भी दिल जीत लिया। क्या उसके पेरेंट्स सेक्रेटली उससे मिले और मामा और नानी माँ से मिलने के लिए ले गए अब्रॉड अपने साथ?
ये सोचकर नताशा ने गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर ली। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे ओपनली इस बारे में बता दिया होता तो वह इतनी उदास या फिर जेलस नहीं होती, मगर वह लोग हमेशा चुप चुप कर काम करते हैं, जैसे जानबूझकर उससे चीजें छुपा रहे हो। अगर उसने मियाँ का फेसबुक पोस्ट नहीं देखा होता तो उसे अभी भी पता नहीं चलता। कुछ मूवमेंट की फ्रस्ट्रेशन के बाद नताशा ने फाइनली व्हाट्सएप मैसेज भेजा, सीता जी को मोम आप और डैड कब वापस आ रहे हो? क्रिसमस कुछ ही दिनों में आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप घर पर रहो और मैं आप लोगों के साथ वक्त बिताऊं। सीता जी ने तुरंत जवाब दिया, क्रिसमस इतनी जल्दी आ गया? तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी नानी माँ से मिलने के लिए एब्रॉड आए हुए हैं। शायद हम क्रिसमस तक वापस नहीं आ पाएंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो और मिराज के साथ अपने हॉलीडेज एंजॉय करो। हम तुमसे बाद में मिलेंगे, एंजॉय करो। और वही जब नताशा ने देखा कि मैसेज में उसकी माँ ने अनामिका का नाम नहीं लिया तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने लिप्स बाइट कर लिया। यह अनामिका ही है जो उसके पेरेंट्स के साथ उसकी नानी माँ और मामा से मिलने गई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सब लोगों से पीछे छोड़कर क्रिसमस पर अनामिका के साथ वक्त बिताना चाहते हो? ये ख्याल आते ही नताशा गुस्से में पागल होने लगी। मोम, नानी माँ कैसी है? क्या वह बेटर फील कर रही है? नताशा ने फिर इमोशनल कार्ड शुरू कर दिया, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। अगर वह इतनी दूर नहीं होती तो मैं उनसे पक्का मिलने आती। उसे पता था कि उसकी माँ को भी उसकी फिक्र है और अगर ऐसा है तो वह पक्का नताशा को उन्हें छुट्टियों पर यहाँ ज्वाइन करने के लिए कहेंगी। मगर सीताजी ने खुश होकर हंसते हुए कहा, तुम अपनी नानी माँ की चिंता मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। एक बार वह रिकवर हो जाए तो हम एक साथ उनसे मिलेंगे और वह बहुत खुश होगी। ये मैसेज देखकर नताशा की आंखों से आंसू आने लगे और उसने मैसेज किया, मुझे अभी क्लास जाना है। उसे लगा कि सीता जी उसके अचानक मैसेज बंद करने से उसके मूड का अंदाजा लगा लेंगी और उसे मनाएगी, मगर उसे बस आखिर में एक सिंपल इमोजी मिला जिसकी वजह से नताशा और भी उदास हो गई। उसकी मोम क्लियरली फेवरेटिज्म कर रही है। वह बैठे बैठे देख नहीं सकती, उसे कोई ना कोई प्लान सोचना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब सात्विक जी ने सुना कि उनकी भांजी ने मेहता परिवार में क्या कुछ सहा है तो वह उदास भी हुई और उन्हें काफी दुख भी हुआ। अगर मेहता परिवार के सारे इंसान अभी तक जेल में नहीं होते तो वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अभी सिर्फ उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वह अपनी भांजी से पहली बार मिलने पर उसे क्या गिफ्ट दे। उनकी बहन ने उन्हें बताया कि अनामिका कंपनी चलाने में बहुत ही अच्छी है और जो फैशन कंपनी जो उसके जीजा जी ने शुरू की थी वह बैकरप्ट होने वाली थी, लेकिन उसके सारे प्रॉब्लम्स अनामिका ने ठीक कर दिए। जब उन्होंने उस कंपनी के ठीक होने के बाद सुनी थी तो उन्होंने लगा कि उनके जीजा ने किसी अच्छे इंसान को हायर किया है कंपनी संभालने के लिए। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यह सारा काम उनकी 17-18 साल की भांजी का है। सात्विक जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक और कॉल किया। अनामिका अपने रूम में आराम कर रही थी जब उसने सुना कि मियाँ दरवाजे पर नोक कर रही है। मिस अनामिका, क्या आप सो गई है? सात्विक सर, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अनामिका दरवाजा खोला तो मियाँ ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, सर स्टडी रूम में है, सेकंड फ्लोर पर, प्लीज मेरे पीछे पीछे चलिए। अनामिका को मियाँ की मुस्कुराहट काफी खूबसूरत लगी। जब वह मुस्कुराती थी तो देखकर लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ खुशियों की खुशियां हैं। और वही स्टडी रूम में सात्विक जी के बगल में एक और आदमी थे सूट पहने हुए, जिसे देखकर अनामिका थोड़ा हैरान हो गई। अनामिका अनामिका को देखते ही सात्विक अपनी चेयर से खड़े हुए और उसे आगे लाकर उस इंसान से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोले, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है मेरी भाजी अनामिका। अनामिका सारे बेस्ट चीजें ओबरॉय परिवार और गुलरिया परिवार से इनहेरिट कर चुकी है। खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग और अच्छा दिमाग भी। उस इंसान में तुरंत ग्रीट करते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस अनामिका, आप मुझे रॉबिन बुला सकती है। हेलो, अनामिका ने उन्हें पॉलिटली ग्रीट किया। रॉबिन मुझे मेरे बहुत सारे कसिनोस मैनेज करने में हेल्प करता है, सात्विक जी ने कहा और फिर अनामिका का कंधा थपथपाते हुए बोले, आज सर इसी वक्त से वह उन सारे कसिनो के मालिक अनामिका होगी। ये सुनकर अनामिका हैरान हो गई। क्या उसके मामा उसे सारी प्रॉपर्टी देने की प्लानिंग में है? आज से मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा। रॉबिन अनामिका के साथ काफी रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा था। आज मैं बस तुम्हें अनामिका से मिलना चाहता था, अब तुम जा सकती हो, मुझे और अनामिका को कुछ चीज डिस्कस करनी है, सात्विक जी ने रॉबिन को कहा। और एक बार रॉबिन चला गया तो सात्विक जी ने कॉन्ट्रैक्ट निकलते हुए जेटली बोले, ये तुम्हारा शेयर है कंपनी में, मेरी तरफ से इसे एक वेलकम गिफ्ट समझ लो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अपनी फैमिली में वापस आ गई हो। आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है मामा जी, रख लो। सात्विक जी ने वह कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों में देखकर इंसिस्ट करते हुए कहा, तुम ओबरॉय परिवार का हिस्सा हो और उसके साथ साथ गुलरिया परिवार का भी, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि गुलरिया परिवार की कंपनी में तुम्हारा हिस्सा हो। मगर अंकल, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। अनामिका के पास वक्त नहीं था कि वह इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर सके। रॉबिन इसे मैनेज करने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पास में भी हूँ, सात्विक जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। और फिर क्यूरियस होकर पूछा, तुम्हारी डाइस रोलिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छी है, किसने सिखाया तुम्हें?
उनका सवाल सुनकर अनामिका समझ गई कि वह कसीनो भी उसके मामा का ही होगा और उसने अपने बचपन की कहानी बहुत ही छोटे शब्दों में एक्सप्लेन कर दी। तो सात्विक हंसते हुए बोले, तुम्हारे दादाजी काफी बड़े कैरेक्टर लगते हैं और एंटरटेनिंग भी। वही अनामिका ने सोचा कि कब उसने जाने अनजाने में अपने मामा का पैसा जीत लिया तो उसे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। उस वक्त तो वह बस नाइट सेट के बारे में सोच रही थी जो उसे मुरे से हासिल करना था, इसलिए इस चीज में वह उसे कुछ गेम जीतने में मदद कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके मामा का बिजनेस होगा। आज और इसी वक्त से तुम मेरे किसी भी बिजनेस पर बिना किसी रोक टोक की बिल्कुल फ्री में जा सकती हो, सात्विक जी ने खुश होते हुए कहा। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो मैं मेरी टीम से मिलने के लिए तुम्हें ले चलूंगा। अनामिका की अंडरस्टैंडिंग और उसकी एबिलिटीज ने सात्विक जी का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा, तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं मिया से कह दूंगा तुम्हें तुम्हें घर दिखाने के लिए। अनामिका ने जब थोड़ी देर आराम किया तो मिया एक ड्राइवर और छोटी सी गोल्फ कार्ट के साथ वहां पहुंच गई अनामिका को पिक करने के लिए। यह मेंशन बहुत ही बड़ा है और आसपास देखने में बहुत वक्त लग जाएगा। एक बार अनामिका कार्ट में पहुंच गई तो मिया ने टूर शुरू करते हुए कहा, यह एक फ्रंट गार्डन है जो काफी बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे रेयर फूल और प्लांट है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप आधे घंटे तक यहाँ पूरे बगीचे में टहलकर घूम सकते हैं और यह हेलीपैड है। सात्विक सर यूजुअली हेलीकॉप्टर ही लेकर जाते हैं जब उन्हें कहीं जाना होता है और यह वेजिटेबल और फ्रूट गार्डन है। यहाँ पर हम चीजें घर पर ही उगाते हैं हेल्दी रहने के लिए और यह सात्विक सर का प्राइवेट गोल्फ कोर्स है। उन्हें फ्री टाइम में गोल्फ खेलने अच्छा लगता है। पूरे स्टेट का टूर लेने में उन्हें तकरीबन शाम होने आई थी। सात्विक जी ने पहले ही अपने सर्वेंट से कहकर अनामिका के आने की खुशी में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया था। जब अनामिका 3 बजे करीब सारे टूर के बाद फ्रेश होकर नीचे आई तो उस टेबल पर लगभग हर तरह की डिश दिखाई दी। तुम्हारा लीड एरिया में और मेरे घर में मेरे साथ पहले है, इसलिए ये स्पेशल ओकेजन है। न सिर्फ खाना ज्यादा बना हुआ था बल्कि टेबल की सेटिंग एटमॉस्फेयर क्लियरली अरेंज किया हुआ था, एक अच्छा और फैमिली माहौल क्रिएट करने के लिए। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि मिया की फेसबुक पर पोस्ट की हुई फोटो से नताशा को पता चल जाता है कि अनामिका उसके छोटे मामा के यहाँ गई हुई है और उसके मॉम डैड ने यह बात उसे नहीं बताई, जिस वजह से वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब आगे अनामिका ने सामने देखा तो बहुत खूबसूरत तरीके से डाइनिंग टेबल सजाया हुआ था और बहुत सारी डिशेज थी हर तरीके की। सात्विक, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, श्रवण जी ने कहा और सात्विक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने काफी ग्रैंड शो अरेंज किया है। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, सात्विक जी ने कहा, बस थोड़ा सा ही तो खाना है। उसके बाद सात्विक जी ने अनामिका की तरफ मुड़कर सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनु ये तुम्हारा ही घर है, जो तुम चाहो वह खा सकती हो, बहुत सारा खाओ जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता, और वैसे भी तुम बहुत ही पतली हो। अनु बिल्कुल शर्मीली नहीं है, सीता जी ने मुस्कुराकर कहा और फिर सबको बैठने के लिए कहा। मुझे तो अनु के साथ टोस्ट करना चाहिए, हमारी फैमिली बहुत ही खुश है कि वह वापस आ गई है और यहाँ हमसे मिलने आ पाई। ग्लास के एक साथ टकराने की आवाज उनके खुशी भरे लिए यूनियन को दर्शा रही थी। सात्विक जी ने देखा कि उसके पेरेंट्स अनामिका को कौन कौन से डिशेज सर्व कर रहे हैं तो उसकी फेवरेट डिशेज का अंदाजा इस तरीके से लगाते हुए वह भी उसे सर्व करने लगे। अब जब अनु यहाँ पर है तो आज के लिए उसे आराम करने देते हैं, कल हम उसे बाहर लेकर जाएंगे और फिर आसपास घुमा देंगे, सात्विक जी ने कहा। श्योर, वैसे हम कहाँ जाएंगे? सीता जी ने अपने भाई की तरफ मुस्कुराकर देखा और ऑलरेडी सोच रही थी कि वह कैसे अपना पूरा वक्त अपनी प्यारी सी बेटी के साथ बिताने वाली है। मैंने प्लान कर लूंगा। एक साथ हंसते हुए और बातें करते हुए सब लोगों ने अपना खाना काफी खुशी भरे माहौल में खत्म किया और वहीं दोपहर में अनामिका अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी लगातार नॉक करने की आवाज से वह डिस्टर्ब हो गई। मिस अनामिका, क्या आप आराम कर रही है? ओल्ड मैसेज गुलेरिया को होश आ गया है और जब आपकी मोम ने बताया कि आपका बैकग्राउंड क्या है तो शायद उन्हें शॉक लग गया और वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है और फिर से बेहोश हो गई। ये सुनते ही अनामिका ने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं अभी चलकर देखती हूँ। वही मास्टर बेडरूम में नीचे सीता जी बहुत ही पैनिक कर रही थी। अगर उनकी माँ को कुछ हो गया तो वह कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी। अनु आ गई है। श्रवण जी ने अपनी बेटी को देखा तो उन्हें एक राहत महसूस हुई। अनामिका, सीता जी ने भी उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कही, कोई बात नहीं है, मुझे चेक करने दीजिए। अनामिका जाकर बैट के बगल में बैठ गई और अपनी पतली उंगलियों से मिसेस गुलरिया के पल्स चेक करने लगी और सचमुच वह शॉक में चली गई थी और उनकी कंडीशन खराब हो गई है। अनामिका ने अपनी एक्यूपंक्चर किट निकाली और ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो गई। क्या ये बहुत ही सीरियस है? सीता जी ने पैनिक करते हुए कहा, मैंने जब तुम्हारी नानी माँ को होश आते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाए और मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या उनकी कंडीशन बिगड़ गई है? हमें आज नहीं तो कल उन्हें इस बारे में बताना ही था, क्योंकि अब अनु भी यहाँ है और वह हमारे परिवार का हिस्सा है। सात्विक जी ने अपनी बहन को शांत करते हुए कहा ताकि वह अपने आप को सच बाहर लाने के लिए ब्लेम न करें।
लेकिन सीता जी अभी भी अपसेट थी। अगर उन्हें पता होता तो वह तब तक इंतजार करती जब तक उनकी माँ की कंडीशन स्टेबल ना हो जाती। सब उनकी गलती है। जब अनामिका ने शांति से वह सिल्वर लीगल अपनी नानी माँ की बॉडी में लगाए तो सीता जी को रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा शांत और मैच्योर है। सचमुच वह उनकी फैमिली को स्टेबलाइज करने वाली फोर्स है और उनकी बेचैनी की वजह से उनकी माँ को तकलीफ में देखकर सीता जी को काफी गिल्ट और रिग्रेटफुल हो रहा था, और जो तब तक शांत नहीं हुआ तब जब तक अनामिका ने ट्रीटमेंट खत्म नहीं कर दिया। नानी माँ को कल होश आ जाएगा, अनामिका ने शांति से जवाब दिया। क्यों? सीता जी ने अर्जेंटली पूछा। उनकी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है और वह अभी शॉक में है। मैं उनकी मेडिसिन बाद में एडजस्ट कर दूंगी, अनामिका ने भरोसा दिलाते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, वह ठीक रहेगी। क्या इस वक्त उनको जान खतरे में है? नहीं, उनकी जान खतरे में नहीं है। ये सुनकर सीता जी ने एक राहत की सांस ली। इन्हें हराम करने देते हैं, अनामिका ने केयरगिवर को इंस्ट्रक्शन दिए और फिर बाकियों के साथ बाहर चली गई। थैंक गॉड अनु तुम यहाँ थी। सीता जी को अपनी बेचैनी पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने इतने लंबे वक्त से इस बात को सीक्रेट रखा था तो उन्हें क्या जरूरत थी इस वक्त उसे रिवील करने की। अगर उनकी बेटी अनु यहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं डॉक्टर से आने तक क्या होता। दीदी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, सात्विक जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा। आप बस उन्हें अनामिका की एक्जिस्टेंस के बारे में बताना चाहती थी। हम ये बात समझते हैं अनामिका को घर आए हुए 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है और हमें उसके लिए गिल्टी फील हो रहा है और आप भी ऐसी हमेशा ही फील कर रही थी। सीता जी अभी भी उदास थी। इनफैक्ट वह सबसे ज्यादा अनामिका की असली आइडेंटिटी दुनिया के सामने बताना चाहती थी। वह सबको बताना चाहती थी कि अनामिका ओबरॉय परिवार की बेटी है, उनका अपना खून, उनकी और उनके पति की बायोलॉजिकल बेटी। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर आज सच हो गया। थैंकफुली उनकी माँ की कंडीशन अनामिका ने सुधार दी और शौक की वजह से उनकी जान खतरे में नहीं पड़ी, वरना वह कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। ये सुनकर अनामिका ने सॉफ्टली कहा, मोम मेरी आइडेंटिटी रिवील होती है या नहीं होती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर यह करता है मेरे लिए कि फैमिली होने के नाते हम एक साथ हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नाना नानी को अभी पता चले या फिर बाद में पता चले। और जहां तक बात रही दूसरे बाहर की दुनिया के लोगों की, वह उन्हें तो बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। वह ओबरॉय परिवार में वापस चली आई। उसके पास इतनी प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, इतने प्यारे भाई है, उसे इतना ज्यादा प्यार करने वाला देवांश है, तो इस बात से ही वह ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खुश थी। जहां तक रही बाकी सब की, जैसे कि नताशा, वह उन सब की बातों को दिल पर लेती ही नहीं थी और ना उन लोगों को इतना इम्पोर्टेंट समझती थी कि वह उसकी लाइफ में दखलंदाजी कर सके। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम, हमने इतने सालों तक तुम्हारे साथ गलत किया है। सीता जी अपने आप को से गले लगाने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब मेरी गलती थी। उस वक्त अगर हमने थोड़ा सा और ध्यान रखा होता और बच्चे को घर ले आने के बाद डीएनए टेस्ट करवा लिया होता तो चीजें इस तरह से कभी बिगड़ी ही नहीं। इतना कहकर वह रुक गए और गिल्ट उनकी आवाज में साफ नजर आ रहा था। अनु, मैं एक पिता होने का फर्ज ठीक से नहीं नहीं पाया, मेरी गलती थी। अपने जीजा जी को सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए देखकर सात्विक जी ने कहा, जिस दिन उस क्लिनिक में आग लगी थी मेरी बहन और यह बच्ची थी खुशकिस्मत है कि सैफली वहां से निकल गए और 9 महीने तक उस बच्चे को पेट में रखने के बाद किसी शक होगा कि बच्चा किसी और का हो सकता है या फिर बदल सकता है। कोई कैसे बच्चे की आइडेंटिटी पर शक करेगा बिना किसी कारण के। वह लोग कह सकते थे कि किस्मत ने उनके साथ एक बहुत बुरा और घटिया मजाक किया था। अब जब अनु लौट आए हैं तो हमें अपने एफर्ट डबल करने होंगे ताकि पिछले आने वाले सारे सालों की कमियां पूरी हो जाए। अभी हम यही कर सकते हैं, सात्विक जी ने सबको भरोसा दिलाते हुए कहा। यह वक्त नहीं है किसी को भी ब्लेम करने का, सब लोग रिलैक्स हो जाए। माँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। अनामिका ने अपने माँ की तरफ देखा और अचानक से उसे फीलिंग आने लगी। यह फैमिली मेहता परिवार के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा खुशनुमा और उससे प्यार करने वाली है। इनफैक्ट उन दोनों फैमिली के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मेहता परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वक्त पर सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करता है और मुसीबत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस परिवार में सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और जमींदार अपने आप को ही मान रहे हैं। ऑलराइट, रोना बंद कर दीजिए, अनु को डराए मत। अपनी बहन को शांत करने के बाद सात्विक जी ने मुस्कुरा कर कहा, अनु को आराम करने के लिए उसके रूम में लेकर जाओ। जी सर। मिया इस सीन से काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वह अनामिका उसके रूम में लेकर गई और सीक्रेटली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मिस अनामिका, आप इन सालों में बहुत ही बाहर सफर कर चुकी है और जबकि नताशा इस परिवार की ना होते हुए भी उसने एक एक्सपेंसिव और लग्जरी लाइफ जीती आई है जिस पर आपका हक था। मैंने सुना है में से कि आपने कितनी सारी मुसीबतें झेली है घर से बाहर रहकर। जब मिया ने नताशा का नाम लिया तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसने जल्दी से अपना फेसबुक को पोस्ट चेक किया जो सब पर विजिबल था। क्या नताशा ने ये देख लिया? क्या अब उसकी वजह से मिस अनामिका को परेशानी होगी? ये देखकर उसने तुरंत पोस्ट को एडजस्ट किया और सिर्फ कुछ खास फ्रेंड को ही देखने के लिए छोड़ा और अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि वह थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। आई एम सॉरी मिस अनामिका, मैं उस वक्त बिल्कुल सोच नहीं पाए और मेरी फेसबुक पोस्ट को सबको दिखा दी। मुझे नहीं पता कि नताशा ने देखी होगी या नहीं।
अनामिका तुरंत उसकी बातों का मतलब समझ गई और उसने कहा वह कोई बात नहीं। नताशा को आज नहीं तो कल पता है चली जाएगा और ऐसी दुनिया में कोई दीवार नहीं बनी है जिससे कोई खबर छुपी रह जाए, अभी पता चले या फिर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन को अकेले गार्डन में बैठा हुआ देखकर सात्विक जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, दीदी क्या आप अभी भी माँ के बारे में सोच रही हैं? सात्विक, सीता जी ने अपने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम जानते हो कि माँ हमेशा से नताशा से बहुत प्यार करती थी और अब जब अचानक से उन्हें पता चला कि नताशा उनकी अपनी नातिन नहीं है बल्कि अनामिका है तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या आपको इस बात की चिंता है कि माँ के मन में अनु के लिए फीलिंग्स कम होगी और वह ज्यादा नताशा को फेवर करेगी? सात्विक जी ने उनकी चिंताओं को बताते हुए कहा, आपको ये डर है कि इससे अनु की फीलिंग्स हर्ट होगी? सीता जी की आंखें और भी लाल हो गई और उन्होंने कहा, तुम जानते हो अनु बहुत ही सेंसिबल बच्ची है। भले ही वह उदास हो मगर वह किसी को दिखाती नहीं है। मुझे डर है जब से वह घर आए है अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वह हट हो जाएगी। अनु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी एक स्टैंड आउट पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से कोई भीड़ में भी उसे पहचान सकता है और जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे मुझे पता चला कि वह बाहर से कोल्ड दिखती है मगर अंदर से उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है। वह बस शांत रहती है मगर बहुत ही काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट है। वह बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है और जब वह उसे दिन उसने मेरी जान बचाई थी कि वह तो मुझे पता चला था कि वह कितनी स्किलफुल है। जो फॉर सब्सक्रिप्शन उसने लिखा वह इतना एलिगेंट था, उसके पास बहुत सारी ताकत है। मुझे चिंता नहीं है कि माँ उसे पसंद करेगी या नहीं। मगर आप एक बारे में बिल्कुल सही कह रही हैं, माँ को नताशा से बहुत प्यार था और जो प्यार उन्होंने इतने सालों में नताशा से किया है वह बहुत ही डीप है। वह अचानक से अनु को फेवर करना शुरू नहीं कर सकती बस इसलिए क्योंकि हमने अनु की आइडेंटिटी बता दी है। सब चीजों को वक्त लगेगा और आपको भी यह बात समझनी होगी और जब तक माँ उन दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी और इक्वली फेवर करेंगे तब तक सब चीज सही रहेगी। जैसे ही सात्विक जी ने अपनी बात खत्म की उन्होंने श्रवण जी को कॉफी के कप लेकर आते हुए देखा। उनको देखकर श्रवण जी मुस्कुराते हुए बोले, सात्विक तुम अपने रूम में रहकर आराम क्यों नहीं करते हो? मैं जान सकता हूँ तुम्हें क्या कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें तुम्हारे लिए एक और कप बना कर लेता, मैं तुम्हारे लिए बाद में ले आऊंगा। आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है जीजाजी। सात्विक जी के नजरें जेंटल हो गई। मैं जानती हूँ कि जब भी मेरी बहन उदास होती है तो आप उसके लिए कॉफी बनाते हो और आप हमेशा ये कहा अपने आप ही करते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की शादी आपसे हुई थी। सात्विक तुम फिर से मुझसे दूर के रिश्तेदारों के जैसे बात कर रहे हो। क्या ये नॉर्मल सी बात नहीं है कि मैं अपनी वाइफ की केयर करता हूँ और उसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ और ना एक वाइफ को घर लाने का फायदा है क्या है? श्रवण जी ने कहा और फिर मुस्कुरा कर काफी देते हुए कहा, है ना जान, अब ये गर्म नहीं है, बस थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तुम इसे पी लो। अपने हस्बैंड को खुद को खुश करने की कोशिश करता हुआ देखकर सीता जी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। सात्विक हमेशा तुम्हारी फेवरेट कॉफी घर पर रखता है चाहे वह हम किसी भी विला में रहे। श्रवण जी आखिर में अपने साले के बारे तारीफ करना नहीं भूले। तो सीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हम भाई बहने को आपकी तारीफ की जरूरत है? ओके, ओके, तुम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत है और जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि तुम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। उसके बाद वह तीनों वहीं बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और हंसते रहे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि सीता जी अपनी मां को होश में आते ही अनामिका के बारे में बता देती है जिससे उन्हें शौक लगता है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन अनामिका उन्हें ठीक कर देती है। अब आगे शाम के वक्त डिनर के बाद सात्विक जी ने सजेशन दिया, अनु ने कहा है कि मॉम को कल होश आएगा, क्यों ना हम आज उसे बाहर ले चले। उसका मामा होने के नाते मैं उसे कुछ चीज भी खरीद कर दूंगा मेरा प्यार दिखाने के लिए। श्रवण जी यह सुनकर थोड़ा हिचकिचाने लगे। क्या ये सही नहीं रहेगा कि वह लोग माँ के होश में आने के बाद बाहर मजे करने के लिए जाए? अनु ने कहा कि माँ की कंडीशन सीरियस नहीं है और उन्हें कल होश आ जाएगा। मैं बस अपनी बहन को बाहर ले जाना चाहता हूँ रिलैक्स करने के लिए और अनु को खुश करने के लिए। सात्विक जी नहीं चाहते थे कि घर का माहौल थोड़ा भारी हो। मैं तुम्हारी बहन को ओपिनियन पूछ लेता हूँ। श्रवण जी हमेशा अपनी वाइफ की बात सुनते थे और तुरंत उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा और वही सात्विक जी अनामिका के साथ कुछ और बात डिस्कस करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि वह लिविंग रूम की काउच पर बैठी हुई है, एक हाथ में उसका फोन है और उसके आसपास अभी भी वही एलेगेंस ऑरा है। तो वह उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उनकी भांजी काम से रिलेटेड मैटर सॉल्व कर रही है, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गई। क्या उनकी भांजी को फॉरेन लैंग्वेज भी आती है? क्या उसका बिजनेस एब्रॉड में भी फैला हुआ है, यहाँ तक कि डाउन स्टार में भी? ठीक उसी मोमेंट पर अनामिका ने मैसेज का जवाब देना खत्म किया और उनकी तरफ मुड़कर बोली, मामा जी क्या बात है? अनु देखो तो मुझे बाहर जाना है मगर कोई भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। सात्विक जी ने कहते हुए अपनी भांजी का रिएक्शन देखे और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनामिका उनकी बात समझ रही थी और उसने कहा, मामा जी आपने मुझे ऑलरेडी इतने सारे प्रॉपर्टीज और शेयर दे दिए हैं,
अगर आप मुझे और कुछ खरीद कर देंगे तो मुझे गिल्टी फील होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसके मामा जी उसके ऊपर और भी कुछ खर्च करें। हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, चलो सिर्फ वॉक पर चलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स डिस्कस रहे हैं तो इसे एक रिलैक्सेशन के तौर पर लेते हैं। ये पहली बार है जब तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें घूमना चाहता हूँ। ओके फिर तब चलते हैं, अनामिका ने खड़े होते हुए कहा। मैं देख लेता हूँ मैं एक बार कि तुम्हारे पेरेंट्स रेडी है या नहीं। इतना कहकर सात्विक जी वहीं बैठ गए और उन्होंने मैसेज किया। दीदी मान गई है बाहर जाने के लिए, हम तीनों को उसके साथ चलना चाहिए, ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। एवेंचुअली आखिर में वह चारों लोग एक लग्जरी लिमोजिन में बैठकर निकल गए। सात्विक जी का स्टेटस इस देश में बहुत ही बड़ा था, इसलिए जब भी वह बाहर जाते थे तो 4 गाड़ियां, 2 आगे और 2 पीछे, हमेशा बॉडीगार्ड से भरी हुई उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ चलती थी। और जब भी सड़क पर लोग ये गाड़ियों को काफिला देखते थे तो वह लोग जान जाते थे कि सात्विक जी बाहर निकल रहे हैं। रेड लाइट पर उनकी गाड़ियां रुकी हुई थी तो लोग काफी जलन और क्यूरियस नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। क्या नाइट व्यू खूबसूरत है? सात्विक जी ने अपनी बगल में बैठी हुई अनामिका से गाड़ी के अंदर पूछा। हाँ ठीक है, जब भी तुम इस देश में आओ अगर कुछ भी ऐसा हो जो तुम हैंडल ना कर पाओ तो तुम तुरंत मुझे बोलना। ऑफ कोर्स अगर कुछ काम नहीं भी हो तो भी तो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ऑलराइट, मेरे पास जब भी वक्त होगा मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी, अनामिका ने प्रॉमिस किया। अनु देखो ये जो सारी शॉपर्स इस सड़क पर है वह तुम्हारे मामा की है, श्रवण जी ने सिक्के के कोने की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। ये शॉपर्स जो उस सड़क के किनारे है वह भी सब तुम्हारी मामा की है। इस कंट्री में तुम्हारे मामा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अपने डैड की इंट्रोडक्शन सुनते हुए वह लोग शहर के सबसे बड़े लग्जरियस शॉपिंग सेंटर में पहुंच गए। यह मॉल भी तुम्हारे मामा का है? ऑफ कोर्स, मॉल के अंदर कई महंगे ब्रांड थे, वह सात्विक जी के नहीं थे। सात्विक जी स्टाफ से कहना चाहते थे कि वह सारे कस्टमर को बाहर भेजकर आज के लिए मॉल बंद कर दे, मगर अनामिका ने जेटली कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम इसी तरह यहाँ घूमने तो आए हैं। भले ही अनामिका ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन 20 बॉडीगार्ड उन्हें फॉलो कर रहे थे और उसके अलावा मॉल का मैनेजर और मैनेजमेंट हेड उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। इसकी वजह से काफी लोगों को ध्यान उनके ऊपर चला गया। कौन है वह लड़की? वह इतनी यंग एज में मिस्टर सात्विक को जानती है। लगता है कि मिस्टर सात्विक वहां उसे यहाँ शॉपिंग करने लायक है। कौन है वह? अनु कौन से ब्रांड तुम्हें अच्छा लगता है? सात्विक जी ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगा कि आप शॉपिंग पर जाना चाहते हैं। राइट राइट, सात्विक जी ने तुरंत थोड़ी देर सोचा और कहा चलो तो फिर क्यों आई को चेकआउट करते हैं। उन्होंने सुना था कि आजकल की यंग लोगों को क्यों आई ब्रांड बहुत ही पसंद होता है। श्रवण जी और सीता जी ने ये सुना तो सोचा कि क्या यह अनामिका का ब्रांड नहीं है। ऑलराइट, अनामिका ने अपने पेरेंट्स को इशारा किया, सच ना बाहर लाने के लिए। अगर उसके अंकल को कुछ भी वहां पसंद आया तो वह उन्हें गिफ्ट कर देगी। जब मैनेजर को इन्फॉर्म किया गया कि सात्विक जी आ रहे हैं तो वह तुरंत दरवाजे पर खड़ा हो गया उन्हें वेलकम करने के लिए। और जब उसने एक्सीडेंटली अनामिका को देखा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वह ओरिजिनल मैनेजर थी और लीडरिया के क्यों आई के स्टोर की मैनेजर भी, इसलिए वह इतनी खुशकिस्मत थी कि उसने एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अनामिका को देखा। उसके मन में अनामिका का एक गहरा इंप्रेशन था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी दिन अनामिका से आमने सामने मिल पाएगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका सात्विक जी के साथ आएगी। क्या वह लोग कपल है? देखिए यहाँ पर उनके लिए कोई सूटेबल हो तो। अनामिका ने अपने ब्रैड की आइडेंटिटी रिवील नहीं की और जैसे ही मैनेजर ने ये सुना तुरंत सात्विक जी को मेन सेक्शन में ले गए। सात्विक जी ने आसपास देखा और कुछ बॉडीगार्ड उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो बाकी सारे कस्टमर से आपस में गॉसिप करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह मिस्टर सात्विक नहीं है? वह कितने हैंडसम है। क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं शॉपिंग करने के लिए? उनकी गर्लफ्रेंड कितनी यंग लग रही है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह। वह तो मेरी जितनी भी खूबसूरत नहीं है। एक ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आंख वाली लड़की ने कॉन्फिडेंटली अपने बालों को पीछे की तरफ झटका, जिसकी वजह से उसके शोल्डर अजीब तरीके से दिखाई देने लगे और वह सेक्सी तरीके से आगे जाने लगी, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड ने उसे तुरंत रोक लिया। उसने अपने बाल फिर से पीछे की तरफ झटका और सेडिक्टिव और फलत तरीके से सात्विक जी को देखते हुए कहा, हाय मिस्टर सात्विक, मेरा नाम लूसी है और मैं आपको काफी लंबे टाइम से एडमायर करती हूँ। मैं यहाँ तक कि सिर्फ आपकी पसंद के हिसाब से गोल्फ खेलना भी सीख लिया। क्या मुझे आपका फोन नंबर लेने का ऑनर मिलेगा? उसकी बातें सुनकर आसपास के सारे कस्टमर हैरान हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह इतनी बोल्ड होगी और सात्विक जी के बारे में सबको पता था कि भले ही ऊपर से वह जेंटलमैन लगते हो, मगर रियलिटी में वह बहुत ही टफ और गुस्सैल है। मगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वह इस तरह खुलेआम उनसे फ्लर्ट कर रही है। लेकिन सात्विक जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही सीता जी आते हुए बोली, मिस क्या आप अपनी आइडेंटिटी को अपने तक रखेंगी? क्या आप मिस्टर सात्विक की बहन हैं? लूसी ने तुरंत एक स्माइल के साथ कहा, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लूसी है और मैं आपके भाई को बहुत लाइक करती हूँ।
प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनकी पूरी जिंदगी उन्हें खुश रखूंगी। देखिए तो मैं फॉरेनर हूँ मगर उनके लिए मैंने हिंदी सीख ली है क्योंकि वह इंडियन है। ये सुनकर सीता जी स्पीचलेस हो गई। यह अजीब से कपड़े पहनने वाली लड़की उनके भाई को कैसे खुश रखेगी, उनके ही पैसों से। लूसी ने अनामिका की तरफ वह पॉइंट आउट किया और फिर और भी अच्छी तरीके से खड़े होते हुए बोली, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उससे बेटर हूँ? उससे बेटर मतलब ड्रेसिंग में, फिगर में और खूबसूरती में मैं हर मामले में उससे बेहतर हूँ। अब सीता जी के बर्दाश्त के बाहर आ गया और उन्होंने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, कोई इसे बाहर छोड़कर आओ। मैंने गलत क्या कहा है? लूसी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही दो बॉडीगार्ड उसे लेकर जाने लगे तो लूसी ने डेस्परेटली चिल्लाते हुए कहा, आज तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप लोगों को एहसास होगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, भले ही मैं तुम्हें नहीं जानती मगर मैं उसे जानती हूँ, तुम उसके एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। गुड बाय। उसी के बाहर जाने के बाद सीता जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या मुसीबत है, ऐसी लड़कियां भी होती है। और सात्विक तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? और तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र भी नहीं रह गई है, शादी कब करोगे तुम? मैं ऐसी लड़कियों से हमेशा नहीं बचा सकती तुम्हें। ये सुनकर सात्विक जी समझ गए कि फिर से उनकी शादी का टॉपिक निकलने वाला है तो उन्होंने बात बदलते हुए कहा, चलिए पहले बाहर के वुमेन सेक्शन चेक करते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला जो तुम्हें पसंद आया हो? क्या मेंस सेक्शन में कपड़े, एक्सेसरीज, जूते कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे पसंद आए हो? ये सारे एवरेज है। उसकी यह बात सुनते ही श्रवण जी और सीता जी स्पीचलेस हो गए। ये सब अनु के डिजाइन है और उसने कहा कि यह एवरेज है, लगता है उनका भाई बाद में पछताने वाला है। सात्विक मेरी बात सुनो, सीता जी कुछ कहना चाहती थी तभी स्टोर मैनेजर ने उन्हें रोक दिया। सब लोगों को बोल दो कि इस ब्रांड को हमारे स्टोर से रातों रात हटा दिया जाए। सात्विक कर क्यों रहे हो तुम? ये ब्रांड क्यों आए ये? सीता जी फिर से स्टोर मैनेजर की पैनिक आवाज से रुक गई। बॉस अब हम क्या करेंगे? मैनेजर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसने देखा था कि उसकी बॉस और सात्विक की एक साथ थोड़ी देर पहले अंदर आए थे और सोचा कि वह लोग कपल है। लेकिन उसके बाद उसकी बॉस ने उन्हें मामा कहा, लगता है फैमिली के बीच में कोई टेंशन है और अब उनके मामा जी उनके स्टोर को रातों रात यहाँ से हटवाना चाहते हैं। उसने सोचा कि क्या अमीर परिवारों में कोई प्यार नहीं होता है, बस बिजनेस होता है। और वही सात्विक जी मैनेजर की बातों से हैरान हो गया और उन्होंने पूछा, क्या कहा तुमने उसे अभी? वह हमारी बॉस है। मैनेजर ने डरते हुए कहा, मिस्टर सात्विक क्या हमने कुछ गलत किया है? अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो प्लीज हमारी बॉस से बात कर लीजिए, हमें रातों रात यह स्टोर खाली करने के लिए मत कहिए। प्लीज हमारी गलती को सुधारने के लिए हमें एक मौका दीजिए। श्रवण जी को रियलाइज हो गया कि सच और नहीं छुपा सकता तो उन्होंने एडमिट करते हुए कहा, क्यों आई को अनामिका ने बनाया है? तुमने अभी अभी कहा कि इस ब्रांड के डिजाइन एवरेज है। सीता जी ने भी कहा और वह इस इंटरेस्टिंग मूवमेंट को छोड़ नहीं सकती थी और वही सात्विक जो को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। मामा जी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज मुझे बताएगा। अनामिका की यह बात सुनते ही सात्विक जी हैरान हो गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने यह जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी डिजाइनर हो, तुम इतनी यंग एज भी इतनी टैलेंटेड कैसे हो? तुमने इतना बड़ा ब्रांड भी क्रिएट कर दिया। अनामिका को कुछ देखकर सात्विक जी ने जल्दी से कहा, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहता था, मेरे अफेक्शन के टोकन के तौर पर। मैं वुमेन सेक्शन में देखने जा रहा था लेकिन तभी अचानक मुझे अभी याद आया कि मेन सेक्शन में ऐसी बहुत सारी डिजाइन थी जो मुझे पसंद आई थी। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे बहुत सारी चीज पसंद आई। सात्विक जी तुरंत वापस मेन क्षेत्र में गए और उन्होंने बहुत सारे आउटफिट पकड़ लिया और उन्होंने मैनेजर को देते हुए कहा, प्लीज आप इसे मेरे लिए रेप कर दीजिए। यह उनकी भांजी का ब्रांड था, वह कैसे उसके मामा होने के नाते उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? उन्होंने कपड़ों, शूज और बैग्स की लाइन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, आप सब कुछ मेरे लिए पैक कर दीजिए। ऑफ कोर्स कर। मैनेजर ने तुरंत अपने स्टाफ को सब कुछ पैक करने के लिए लगाया। मामा जी क्या सच में वह सब आपको पसंद आ रहा है? ऑफ कोर्स। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो आसपास के लोगों से पूछ लो। बॉडीगार्ड जो उनके पीछे खड़े थे तुरंत उनके हाँ में हाँ मिलना शुरू कर दिया। सर को सचमुच ये सूट के स्टाइल काफी पसंद आए हैं। ये स्क्रैप्स, ब्रोच और वॉचेस कफलिंग ये सारी वही चीजें हैं जो सर को पसंद आती है और उन्होंने पहले भी ऐसा खरीदा है। आधा मेन क्षेत्र जल्दी ही पैकेज करने के लिए क्लियर हो गया था और जब वह बॉडीगार्ड सात्विक जी के पैसे से पे करने वाले थे तो अनामिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं ये सारी चीज आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। नहीं, मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सात्विक जी ने तुरंत मना करते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे गिल्टी फील होगा और मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आपने मुझे ये गिफ्ट नहीं लिए तो मैं भी सो नहीं पाऊंगी। जब सात्विक जी ने देखा कि वह अपनी भांजी को कन्वेंस नहीं कर सकते तो उन्होंने जेटली उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अपनी भांजी के पैसों से कैसे गिफ्ट रख सकता हूँ? तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी होगी? मुझे आज पैसे देने ही होंगे। नहीं, अच्छी बच्ची बनो। नहीं, आज बिल्कुल नहीं।
सीता जी जो पीछे खड़ी थी वह अपने आप को आगे आने से रोक नहीं पाई। जब से तुमने कहा कि तुम यहाँ शॉपिंग करने आना चाहते हो तब से अनामिका तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी, वरना वह हमें ये बात सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहती। वह चाहती थी कि तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन किया या फिर बिना किसी दबाव के अपने लिए गिफ्ट चुनो, इसलिए एक्सेप्ट कर लो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक जी अनामिका को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और इत्तेफाक से उसके ही ब्रांड के स्टोर में पहुंचते हैं। अब आगे सीता जी ने सात्विक जी को गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहा तो श्रवण जी भी बोले, हाँ यह अनु की तरफ से अपने मामा के लिए गिफ्ट है, बस एक्सेप्ट कर लो। दीदी, जीजा जी आप लोगों को उसे मनाना चाहिए, मुझे नहीं। नहीं, मैं उसका मन नहीं बदल सकती, सीता जी ने पीछे हटते हुए कहा। वह मेरी प्यारी गुड़िया है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। श्रवण जी ने भी हार मान ली तो आखिर में अनामिका के असिस्ट करने पर सात्विक जी के बॉडीगार्ड्स के से बहुत सारे शॉपिंग बैग्स बिना पेमेंट किए लेकर निकले। लेकिन बाहर वालों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सात्विक जी ने जेनरसली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी थी और मैनेजर और बाकी सारे एम्प्लॉयज काफी रिस्पेक्टफुली सर झुकाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और इस सीन को किसी ने कैप्चर करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जो तुरंत वायरल हो गया। क्या वह सात्विक जी की गर्लफ्रेंड है? क्या ये रियल है या फेक? वह कितनी यंग लग रही है, देखो तो उन सारे शॉपिंग बैग्स को उसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगे होंगे और वह ये सब सिर्फ एक स्टोर से खरीद रही है। ये लड़की बहुत ही आउट ऑफ लाइन है, जो मिस्टर सात्विक कार्ड स्वैप कर रही है जैसे कल आएगा ही नहीं। हाँ कितनी बेशरम है, उसे थोड़ा और रिजर्व रहना चाहिए। वह अपने लालच को बिल्कुल छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, वह बस पैसे की लालची है। आई विश कि मैं मिस्टर सात्विक की गर्लफ्रेंड होती। वह कितनी लकी है जो एक ही स्टोर से उन्होंने उसे इतना सारा सामान दिला दिया और वह सारे बॉडीगार्ड और स्टाफ के मेंबर उसके आसपास घूम रहे हैं। कितना ग्रैंड वेलकम है। इस पॉइंट पर अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि फिर से वह पूरे शहर के जबान पर चढ़ गई है और सात्विक जी फोर्सफुली उसे एक ज्वेलरी स्टोर में लेकर गए। इस बार मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ चीज अपने लिए लेनी ही होगी, सात्विक जी ने कहा और खरीदने से पहले सात्विक जी अपनी बहन से धीरे से पूछना नहीं भूले, दीदी यह ब्रांड तो अनामिका ने नहीं बनाया है ना? सीता जी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए और उन्होंने जवाब दिया, नहीं, यह अनामिका का ब्रांड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। शॉप असिस्टेंट ने जब सात्विक जी को एक यंग लड़की के साथ शॉप में आते हुए देखा तो तुरंत शॉप की सबसे महंगी महंगी चीज दिखाने के लिए और उन्हें अटेंड करने के लिए आगे आए। यहाँ जो सनेल है उसमें नया कलेक्शन आया है, तो मैं वहां जाकर देख कर आता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सीता जी को ज्वेलरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वह बगल वाले स्टोर में चली गई और श्रवण जी भी उन्हें फॉलो करने लगे और कुछ बॉडीगार्ड के साथ सिर्फ सात्विक जी और अनामिका ही स्टोर में बच गए थे। शॉप असिस्टेंट ने एक 999 डायमंड का चमकता हुआ नेकलेस वहां रखते हुए कहा, सर इस डिजाइन में 999 डायमंड है, जो इंटरनिटी को सिंबॉलिस्ट करता है और यह इन लेडी की खूबसूरती पर परफेक्टली मैच करेगा। जैसे ही सात्विक जी ने सुना कि यह उनकी भांजी को मैच करेगा उन्होंने तुरंत कहा, इसे पैक कर दो, और इसमें तो ये लेडी और भी स्टनिंग दिखेगी और भी ज्यादा सुंदर। सात्विक जी बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, इसे भी पैक कर दो। जैसे ही अनामिका रिजेक्ट करने वाली थी सात्विक जी ने बोला, अगर तुम मुझे ये सब नहीं खरीदने तो होगी तो मैं ये पूरा ब्रांड खरीद लूंगा और तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई, मगर 7 और 8 शॉपिंग असिस्टेंट जो उन्हें सर्व कर रहे थे वह उसकी तरफ जलन से देखने लगे। उन्होंने सोचा मिस्टर सात्विक कितने मैनली और डोमिनेटिंग है, इतने अच्छा बॉयफ्रेंड होना किसी भी लड़की के लिए किस्मत की बात है। क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही नाटक नहीं कर रही है? मिस्टर सात्विक इस सेट को देखिए, ये सिंबॉलिस्ट करता है पीस और हेल्थ को। मिस्टर सात्विक इस डायमंड रिंग्स को देखिए। सात्विक जी ने काफी सारी ज्वेलरी एक ही बार में खरीद ली और फिर अनामिका को लेकर अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए और वही बाहर कई सारे सुपर वीडियो ने अपने फोन निकाले और इन सबको कैप्चर कर लिया। वही अपनी हॉस्टल में बैठी हुई नताशा ने अभी अभी अपना फेस मास्क लगाया था और सोने वाली थी, तभी उसके रूममेट ने पूछा, नताशा क्या है, मिस्टर सात्विक तुम्हारे मामा नहीं है? वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं। इस खबर में इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है और इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, तुमने अपनी मामी के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? ये सुनते ही नताशा को बुरी फीलिंग आने लगी और उसने तुरंत चेक करने के लिए अपने रूममेट का फोन चेक किया। नॉर्मली फेस मास्क लगाने के बाद वह कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ नहीं देखी थी क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी स्किन डार्क हो जाएगी। मगर इस वक्त उसने देखा लाइव वीडियो की कैसे सात्विक की अनामिका को अपने ही मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और बॉडीगार्ड्स कई सारे बाइक्स उनके पीछे चल रहे थे, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वैसे इस लड़की को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम लोग इसे जानते हैं? हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है मगर कुछ तो एक जैसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कहीं देखा है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है। नताशा कौन है ये लड़की? क्या इसके फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है?
मुझे लगता है कि इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। देखो तो वह कैसे तुम्हारे मामा का कार्ड स्वाइप कर रही है और क्यों आय की चीजें खरीद रही है। उसने इतनी सारी चीज खरीदी, देखो तो सब शॉपिंग बैग्स पर लोगों है। वह अनामिका का ब्रांड है, ये बात नताशा जानती थी। वह एक्चुअली अपने मामा को उसकी खुद के ब्रांड में शॉपिंग करवाने के लिए ले गई। क्या यह अपने माँ के पैसों को लूटना नहीं हुआ? ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। अगर ये तुम्हारी मामी बन गई तो भगवान ही जाने कि यह तुम्हारी फैमिली के पैसों को कितना लुटेगी। ये कितनी लकी है जो तुम्हारे अंकल की नजरें इसके ऊपर पड़ी। नताशा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे मामा ने इसके अंदर देखा क्या? मैं ये जानने के लिए मेरी जा रही हूँ कि आमिर लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती है, मुझे भी सीखना है। नताशा का फोकस इस वक्त अपने रूममेट की कही हुई बातों पर बिल्कुल नहीं था। कल क्रिसमस ईव थी और क्रिसमस उसके अगले दिन, मगर उसे अभी तक अपने मामा जी की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं मिला है। उसके मामा जी हमेशा वक्त से पहले उसे गिफ्ट भेज देते थे और हमेशा 2 गिफ्ट भेजते थे। मगर इस बार उसके मामा के पास टाइम नहीं है क्योंकि वह अनामिका के साथ शॉपिंग कर रहे हैं और उसके साथ अच्छा वक्त बिता रहा है, इसलिए उसके बारे में भूल गए, उस भांजी के बारे में जिसके साथ वह 18 सालों से रहे थे। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और वहीं दूसरी तरफ सात्विक जी ने अनामिका के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। उनका अभी भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ऑलरेडी आधी रात हो गई थी। मॉल को रात के 10 बजे बंद होना होता था, लेकिन सात्विक जी के वहां प्रेजेंट होने की वजह से एक सिंगल ब्रांड भी जल्दी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह सात्विक जी उनके स्टोर में आ जाए और यहाँ पर पैसे खर्च करे। सारे शॉपिंग असिस्टेंट टेरेस पर खड़े थे लाइन लगाकर और पूरी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रहे थे, इस उम्मीद में कि सात्विक जी शॉपिंग करने के लिए उनके स्टोर में आ जाएंगे। मामा जी, आधी रात हो गई है, अनामिका को थोड़ी नींद आ रही थी, मैं थक गई हूँ। सीता जी ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे भी नींद आ रही है, आज के लिए इतना काफी है। सात्विक, मुझे पता है कि तुम अनु से बहुत प्यार करते हो, मगर सचमुच बहुत लेट हो गया है, चलो आज के लिए यही रुक जाते हैं। उन तीनों को थका हुआ देखकर सात्विक जी ने मॉल के मैनेजर से कहा, बाकी सारे स्टोर के नए कलेक्शन मेरे घर पर भिजवा देना, मैं वहां पर कल पिक कर लूंगा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? जी सर। मॉल के मैनेजर ने तुरंत उनकी बात को मान लिया और सात्विक जी अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देना नहीं भूले, ड्राइवर को कहो गाड़ी लेकर आने के लिए। आज रात वह मेक श्योर करना चाहते थे कि उनके जीजा जी की फैमिली रिलैक्स करें। घर पर सब अलग अलग हॉट टब में बैठे हुए थे और प्रोफेशनल मैसेज उनकी मदद कर रहे थे रिलैक्स करने में, जिन्हें सात्विक जी ने घर पर बुलाया था। वही सात्विक जी अभी भी फोन पर थे अब से, और इसी वक्त से फ्यूचर में भी हमारे सारे मॉल में क्यूआई का वेलकम होना चाहिए, और इसी मूवमेंट से सारे क्यूआई के ब्रांड के स्टोर से कोई भी रेंट नहीं लिया जाएगा और हमेशा हमारे मॉल की सबसे बेस्ट लोकेशन उन्हें दी जाएगी। जिस इंसान को सात्विक की इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वह कुछ वक्त के लिए हैरान हो गया और फिर उसने हैरानी से पूछा, सर हम कब तक उनसे रेंट नहीं लेंगे? आफ्टर ऑल वह एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। जब तक मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं हो जाती तब तक। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला इंसान फिर से हैरान हो गया, जिस तरह से उनकी कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है वह आगे आने वाले 100 सालों तक बैंकक्रप्ट तो नहीं होने वाली। क्यों आई की ब्रांड ने ऐसा क्या कर दिया है जो उन्हें उनके बॉस का इतना बड़ा फेवर मिल रहा है? ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन में देवांश ने टाइम देखा तो रियलाइज हुआ कि उसने अनामिका को 2 दिनों से नहीं देखा है। उसने अपना इंटरकॉम का बटन दबाया और ऋषि को अंदर बुलाया। हमारा लिदरिया में अभी रिसेंटली एक छोटा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके पर्सनल इंचार्ज को कहो कि वह काम मुझे सुप दे, मैं वह प्रोजेक्ट पर्सनली हैंडल करूंगा। ये सुनकर ऋषि हैरान हो गया और उसने कहा, सर वह बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट को देवांश हैंडल भी नहीं करता और बस उसके साइन से ही काम हो जाता है। तो अब क्या हो गया है उनके बॉस को जो वह इतना छोटा प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए जाना चाहते हैं? या नहीं वेट, उसे अचानक की याद आया, मिस अनामिका ने भी तो कुछ दिनों पहले लिदरिया जाने की फ्लाइट ली थी, क्या वह अभी तक वापस नहीं आए हैं? क्या उनके बॉस फिर से उन्हें फॉलो करने का प्लान कर रहे हैं? मगर सर, क्या मिस अनामिका ने जाने से पहले यह नहीं कहा था कि वह आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती? उन्हें ये बात पसंद नहीं आई तो? ऋषि जो सामने बैठा हुआ था उसे उनकी बात क्लियरली याद थी। तो बिना किसी एक्सप्रेशन के देवांश ने जवाब दिया, मैं उसके पीछे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी और पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर ऋषि ने अपने आप से सोचा, बॉस क्या मिस अनामिका ये स्टोरी मानेगी? अगर आप उन्हें देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो तो बोलो ना, ऐसा तो नहीं है कि वह आपको जानती ही नहीं है। ऑल राइट, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर से कहता हूँ कि शेड्यूल क्लियर कर दे, ऋषि ने कहा और अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़कर कहा, सर कल क्रिसमस ईव और अगले दिन क्रिसमस, मेरी छुट्टी का क्या? बैचलर को छुट्टी की क्या जरूरत है? ये सुनकर ऋषि स्पीचलेस हो गया और लगभग रोने ही वाला था। जब भी बॉस की कोई डेट होती है या फिर कोई छुट्टी, उसी के पास सारा काम आ जाता है। इनफ इज इनफ, उसे अपने लिए खड़ा होना ही होगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? देवांश ने साफ नजर से उसकी तरफ देखा तो ऋषि ने तुरंत फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, नहीं,
मैं तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर काम तुम्हें खुश रखता है तो तुम क्रिसमस ईव और क्रिसमस के दिन भी पूरा वर्कलोड लेकर काम कर सकते हो। ऋषि ऑलमोस्ट इस खबर से रोने ही वाला था। उसने कहा, नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय द वे, ऋषि ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सुना है कि क्रिसमस ईव पर लोग अपने सबसे प्यारे इंसान को गिफ्ट देते हैं, उनके पास रखने के लिए। क्या आपने कोई गिफ्ट तैयार किया है? शायद उसे बेचारे बैचलर को हार्ड वर्क के लिए कोई भी तोहफा मिल जाए। क्या 2-4 और प्रोजेक्ट चलेंगे? सर, मुझे अभी अभी याद है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं अभी करके आता हूँ, ऋषि ने कहा और ऑफिस से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत बड़ा हो। अगली सुबह जब अनामिका उठी तो उसे ने देखा कि बाहर बर्फ पड़ रही है और स्नो फ्लेक्स जेटली जमीन पर गिर रहे हैं और पूरी तरह से व्हाइट चादर की तरह जमीन को ढक चुके हैं और हर एक सर्वेंट उसे एक होम स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। मेरी क्रिसमस ईव। अनामिका ने भी उसने सेम विश किया। मिस अनामिका, आप इतनी जल्दी उठ गई? अंदर आते हुए हीटिंग मशीनस की वजह से मिया ने लाइट कपड़े पहने हुए थे और उसके पास दौड़ते हुए आई। अभी तो कोई नहीं उठा है, सात्विक सर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आप जल्दी उठ जाए तो आप अपना नाश्ता कर सकती है, मैं आपको ले चलती हूँ। तुम इतनी जल्दी उठ जाती हो? सात्विक सर ने आज के लिए प्लान्स बनाए हैं, इसलिए हमें जल्दी तैयारी करनी थी। मिया ने बिल्कुल रिवील नहीं किया कि आज दिन में क्या क्या होने वाला है, उसके लिए स्पेशल वह अनामिका को सरप्राइज करना चाहती थी। ब्रेकफास्ट के बाद अनामिका मिया को फॉलो करते हुए वाइन सेलर के पास गई आज की शाम के लिए वाइन सेलेक्ट करने के लिए। अनामिका इस जगह पर नहीं आई थी जब वह कल अपने मामा जी का घर टूर कर रही थी और जब वह वहां सेलर के पास पहुंची तो उसकी नजर तुरंत वाइन की बोतल पर चली गई। सात्विक सर वाइन्स बहुत ही पसंद करते हैं और उनके पास बहुत सारे सेलर्स हैं और यह घर पर जो रखा हुआ है वह सब उनके फेवरेट है। हर एक बोतल का एक नंबर है। मिस अनामिका, आज आप कौन सी वाइन की बोतल चूज करना चाहेंगी शाम के सेलिब्रेशन के लिए? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका और सात्विक जी की शॉपिंग वाली बात इंटरनेट पर फैल जाती है और इस बारे में नताशा को भी पता चलता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। अब आगे अनामिका ने देखा कि जैसा कि माया कह रही थी, सचमुच उसके मामा जी को वाइन से कुछ ज्यादा ही प्यार था। हर एक सेलर के पास एक फिट किया हुआ स्टेरलाइज एयर कंडीशन सिस्टम था जो उनके टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करता था और लाइटनिंग थी साइकिल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए हर एक बोतल को पेपर में रेप करके स्टोर किया हुआ था और बहुत ही साफ सुथरा तरीके से सेल्फ में रखा हुआ था। जब वहां अनामिका पहुंची तो एक सिक्योरिटी थी जो पर्सनली वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी और वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर और सर्विलेंस कैमरा भी लगाए हुए थे। ये क्लियर सी बात थी कि अंकल ने जो इस सेल में वाइन्स रखी हुई है वह काफी महंगी होगी। वह सिक्योरिटी यहाँ पर एक बैंक के वॉलेट की तरह उन वाइन्स की सिक्योरिटी कर रहे थे। मिया ने अनामिका की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये वाइन सेलर अकेले किसी छोटे बैंक के वॉलेट जितना कंपेरेबल है। मैंने सुना है कि जो इस सेल में रखी हुई बोतल है उनमें से अगर 10 बॉटल्स भी भेज दी जाए तो एक बड़ा और खूबसूरत विला खरीदा जा सकता है। अनामिका कभी ज्यादा वाइन नहीं पीती थी, लेकिन उसके दादाजी बचपन से ही वाइन के बहुत ही शौकीन थे, इसलिए वह आंखों से देखकर उसकी क्वालिटी को बता सकती थी और बता सकती थी कि कौन सी ज्यादा अच्छी वाइन है। इन दोनों को लेकर चलते हैं। अनामिका ने 2 बॉटल्स की तरफ इशारा किया तो मिया तुरंत उन दोनों बॉटल्स को ले आई। मिस अनामिका, क्या वाइन खरीदने को एक इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू वक्त बीतने के साथ बढ़ती रहती है? मिया ने क्यूरियस होते हुए पूछा। अच्छी वाइन्स की क्वालिटी बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती है, तभी इतने सारे मेंबर्स हैं सात्विक के वाइन यार्ड के तहत। वह सारे कलेक्टर्स हैं और वाइन खरीदने के बाद उसे मिस्टर सात्विक के सेलर में स्टोर करते हैं। वह मेंबर्स पर्सनली वाइन रेक्स पर अपने नाम लिखवाते हैं और हर एक वाइन बोतल का अपना नाम है। अगर किसी दिन वह अपनी वाइन की बोतल को ले जाना चाहे तो ऐसे लोग भी हैं जो उन तक इन बॉटल्स को डिलीवर करते हैं। क्या तुम्हें वाइन पसंद है? अनामिका ने पूछा। मैं बच्ची थी तभी से मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, मगर मैं सात्विक सर के बिजनेस माइंड को काफी एडमायर करती हूँ और उनके आसपास होने की वजह से मुझे भी काफी समझ है बिजनेस की। वह लोग रास्ते में बातें करते हुए वाइन लेकर श्रवण जी और सीता जी और सात्विक जी की तरफ पहुंचे। तब तक उन लोगों तीनों ने ऑलरेडी नाश्ता खत्म कर लिया था। अनु, क्या तुम स्की कर सकती हो? सात्विक जी ने एक्साइट होते हुए पूछा। थोड़ा बहुत। ग्रेट, आज बर्फ हो रही है तो चलो स्की करने चलते हैं। सात्विक जी ने गाड़ियां तैयार करवा ली थी और एक ग्रुप सेट कर लिया था इस अच्छे मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। इस कंट्री में सात्विक जी के बहुत सारे स्की रिजॉर्ट थे और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था स्की रिजॉर्ट जो पहाड़ की तरफ था, जहां से पहाड़ का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता था और वह खूबसूरत बर्फ से ढके हुए गांव को देखकर काफी अच्छी फीलिंग महसूस होती थी। ये स्नो बहुत ही एक्सीडेंट थी, बड़ी डिसेंट और सॉफ्ट और फाइन और स्नो का ग्राउंड था बहुत ही, जिसकी वजह से कहीं अमीर लोग वहां पर अट्रैक्ट होते थे। सबसे मेन पॉइंट ये था कि इसकी यहाँ पर बहुत ही स्मूथ होती थी और अगर आप गिर भी जाओ तो आपको चोट नहीं लगती थी। जब अनामिका स्की रिजॉर्ट पहुंची तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप वहां आया उन्हें ग्रीट करने के लिए।
यह मेरी प्यारी भांजी है और आज से और इसी वक्त से जब भी यहाँ आए तो तुरंत मुझे बता देना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। सात्विक जी की इस बात पर सारे स्टाफ मेंबर ने अनामिका को खुश होकर ग्रीट किया तो अनामिका ने भी उनकी ग्रीटिंग का जवाब स्माइल से दिया। तभी सात्विक जी ने एक ब्रेड न्यूज की गियर दिया उसके लिए मंगवा दिया। यहाँ पर जो भी लोग आते थे वह रिच और नोबल होते थे और यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं थे ऑर्डिनरी स्की रिजॉर्ट की तरह। हर एक यहाँ आने वाला इंसान यहाँ पर अपने लिए एक ट्रैक चुनकर उस पर अकेले एंजॉय कर सकता था जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता था। अनामिका ने अपने गियर को चेंज किया और स्की करने चली गई। सात्विक जी ने उसे दूर जाते हुए देखा और अपना फोन निकाल कर अपने आप को फोटो लेने से रोक नहीं पाए। इस बच्ची को देखकर लगता है कि वह कुछ भी कर सकती है। सात्विक जी ने अपनी बगल में खड़ी अपनी बहन से कहा, वह उससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है। श्रवण जी और मैं वहां पर खेलने जा रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। सात्विक जी ने स्टाफ मेंबर को अनामिका ऊपर नजर रखने के लिए कहा और जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उसे देने के लिए कहा। अनामिका एक हाई स्नो ट्रैक पर स्लाइड करते हुए पहुंची और उसके आसपास स्नो बिल्कुल पानी की वेव्स की तरह उड़ रही थी। काफी लंबा वक्त हो गया था जब उसने इतना मजा किया हो और वही सेम टाइम पर एक फॉरेनर आदमी केबल कार में बैठा हुआ था और अपने सामने बैठे इम्पोजिंग देवांश को देखकर उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बाहर की दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी लेकिन वह अंदर इतना नर्वस था कि वह अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। ओरिजिनली जिसके साथ वह लोग बिजनेस नेगोशिएट करने वाले थे वह लीडरिया के ब्रांच मैनेजर था सिंघानिया कॉरपोरेशन का, मगर इस वक्त देवांश पर्सनली इस डील में उतर आया था इसलिए वह इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों देवांश पर्सनली उसके साथ बिजनेस डील नेगोशिएट करना चाहता है। क्या ऐसा इसलिए कि जो उसने प्रॉफिट दिया है वह बहुत ही कम है या फिर कोई और कारण है। उसे कोई कारण समझ नहीं आ रहा था इसलिए वह बहुत ही बेचैन था और इस मोमेंट पर उसने नोटिस किया है कि देवांश की नजरें नीचे स्की करती हुई एक लड़की पर टिकी हुई है। वह क्लियरली स्की करने में प्रो लेवल पर थी और उसके सारे मूव एलिगेट और ग्रेसफुल थे। ये देखकर उस आदमी के दिमाग में एक आइडिया है और उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं इस स्की रिसोर्ट में आने वाले ऑलमोस्ट इंसान को जानता हूँ। ये लड़की जो नीचे है मैं पता कर सकता हूँ कि वह कौन है और किसी से उसकी इन्फॉर्मेशन आपके रूम में भिजवा सकता हूँ, कैसा रहेगा। ये सुनते ही देवांश की नजरें जो जेटली उस लड़की को देख रही थी अचानक ठंड हो गई तो लोगन ने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, आपका जो चार्म है उसकी वजह से आप पक्का उसे जीत लेंगे। एटमॉस्फेयर फिर से गड़बड़ हो गया था। वह लोगन को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे इस टॉपिक पर कैसे बात करें। जब वह लोग स्की रिसोर्ट में आए थे तब से देवांश ने बिल्कुल ज्यादा बात नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर सिंघानिया सोच क्या रहे हैं। उसने केयरफुली सोचा और अगले टॉपिक पर बढ़ाने की कोशिश की। मिस्टर सिंघानिया, शट अप। देवांश इस वक्त सबसे ज्यादा चुपचाप अनामिका को स्की करते हुए देखना चाहता था। अनामिका जो शोक के बॉटम पर पहुंची अचानक उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई और उसने जब सर उठाकर देखा तो उसे देवांश दिखाई दिया। अनामिका ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला, फोन किया और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस एक पार्टनर के साथ बिजनेस करने आया था। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इत्तेफाक होगा। ठीक इस मोमेंट पर इसकी लिफ्ट रुक गई और देवांश उससे बाहर आया और उसकी तरफ जाने लगा और वही लोगन डरते हुए उसे फॉलो कर रहा था, बिल्कुल एक चमचे की तरह। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, उससे पहले ही देवांशु से अपने गले लगा दिया। मेरी क्रिसमस। देवांश ने अपना सर नीचे किया और उसे किस कर लिया जिससे अनामिका का शक यकीन में बदल गया। ये लड़का यहाँ पर उसके साथ हॉलीडे बिताने आया है। बिजनेस की बातें और पार्टनर्स ये बस बहाने हैं। और वही लोगन ये देखकर हैरान हो गया। मिस्टर सिंघानिया इतने फास्ट है। उन्होंने अपने सामने लड़की को देखा ही और तुरंत से गले भी लगा लिया। ये प्रोग्रेस तो काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन क्या यह अफवाहें नहीं है कि मिस्टर सिंघानिया लड़कियों से इनडिफरेंटली और कोर तरीके से पेश आते हैं? लोगन। देवांश ने जैसे ही उसका नाम बुलाया वह तुरंत आगे गया तो देवांश ने अनामिका को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, यह मेरा बिजनेस पार्टनर है। नाइस टू मीट यू, मेरी क्रिसमस। लोगन ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह फ्रेंडली रजिस्टर के तौर पर अनामिका से हाथ मिलाना चाहता था लेकिन देवांश ने जैसे ही उसे घूर कर देखा उसने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। है भगवान, उनके बिग बॉस की नजर कितनी इंटिमेटिंग है और उसका मूड भी ऐसा है जिसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ सचमुच बिजनेस के लिए आए हो? अनामिका ने इंटरेस्ट के साथ पूछा और उसकी आवाज से टीजिंग साफ नजर आ रही थी। देवांश को लगा कि वह ऑकवर्ड फील करेगी इसलिए उसने कहा, बस थोड़ी देर। वह जानता था कि अनामिका और उसकी अंकल की फैमिली यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हैं और यह उनका पहला क्रिसमस है एक साथ, तो देवांश उसका ज्यादा टाइम नहीं चाहता था। बस थोड़ी देर। देवांश ने क्यूटल की उसकी तरफ देखा। ओके। अनामिका मान गई, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वह उसके लिए लिडरिया तक आ गया है। मैं देखती हूँ कि कैसी चलती है चीजें, उसके बाद मैं तुम्हें एडवांस में बता दूंगी। ये सुनकर देवांश खुश हो गया और उसने आगे झुककर उसे फिर से किस कर लिया। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर इंतजार कर रहा है, अनामिका ने चिढ़ाने वाली टोन में उसे कहा।
तो फिर मुझे जाना होगा, देवांश ने कहा और प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, रात को मिलते हैं। उसे जाते हुए देखा तो लोगन ने रिस्पेक्टफुली अनामिका को देखकर हाँ में सर हिलाया और फिर देवांश के पीछे पीछे जाते हुए बोला, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्सप्लेन कर दिया है और फ्यूचर वेन्यू ब्रॉडकास्ट कर केवल राइट पर भी आपको क्या लगता है? चलो देखते हैं। ये सुनते ही लोगन के दिल में एक धड़कन छोड़ दी। मिस्टर सिंघानिया, क्या कोई इशू है प्रोजेक्ट प्लान में, या फिर आपको रेवेन्यू फोरकास्ट से खुशी नहीं हुई? लोगन तुरंत देवांश के पास जाकर नर्वसली मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अगर सिंघानिया कॉरपोरेशन हमारे साथ काम करने का हमें एक मौका देना चाहे तो हम देखेंगे। इतना कहकर देवांश की रिजॉर्ट से निकल गया अपनी गाड़ी लेकर। लोगन ने गाड़ी को गायब होते हुए देखा और कंप्लीटली कंफ्यूज था। क्या उसने कुछ गलत कह दिया या गलत कर दिया, या फिर देवांश का नेचुरल बिहेवियर ही यह है? अनामिका आगे केस करना कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने स्टाफ मेंबर्स के एक ग्रुप को उनकी तरफ भागते हुए देखा जो लंबी लंबी सांस ले रहे थे। मिस अनामिका, क्या सब कुछ ठीक है? अनामिका की ओरिजिनल्स की रूट की अकॉर्डिंग उसे 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने पूरे 10 मिनट इंतजार किया और अनामिका नहीं दिखाई दी तो उन्हें लगा कि कुछ गलत हो गया है और उन्होंने तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अनामिका ने तुरंत उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बस दूसरा रास्ता लेने का डिसाइड कर रही थी। आर यू श्योर कि आपको कोई चोट नहीं लगी है? स्टाफ मेंबर ने पूछा और उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं ठीक हूँ, स्टाफ मेंबर ने ये सुनकर एक राहत की सांस लेते हुए कहा, मिस अनामिका, अगर आप अगली बार दूसरा रास्ता लेना चाहे तो प्लीज हमें पहले बता दीजिएगा, क्योंकि हम आप पर नजर रख रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने जेंटली कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेले थोड़ा सा वक्त एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें कॉल कीजिएगा। स्टाफ मेंबर ने बिजनेस कार्ड उसे देते हुए कहा, और आपकी पॉकेट में एक विशल भी है, अगर आपके फोन में सिग्नल न हो या फिर बैटरी खत्म हो जाए तो बस इस विशल को बचा दीजिए, हम तुरंत वहां पर पहुंच जाएंगे। ओके, अनामिका ने उनके डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें उम्मीद है कि आप मजे करेगी मिस अनामिका। स्टाफ मेंबर्स ने रिस्पेक्टिवली सर झुकाया और अनामिका स्की करते हुए आगे चली गई। थोड़ी देर बाद अनामिका ब्रेक लेने वाली थी, तभी उसने एक हैरानी भरी आवाज सुनी, क्या ये तुम हो? अनामिका ने उस तरफ को तो उसे अंजलि और उसकी सारी दोस्त दिखाई दी, जो अपने हेलमेट की गॉगल्स निकालकर उसकी तरफ घूर रही थी। वह लोग चेक कर रहे थे कि श्रेया आसपास है या नहीं। क्या श्रेया तुम्हारे साथ नहीं है? अंजलि ने पूछा और उसकी चिन ऊपर की तरफ उठ गई, जैसे वह अनामिका को नीचा दिखा रही हो। कितना अनलकी है। रोज ने प्लान किया था कि वह पीसफुल क्रिसमस ईव एंजॉय करेगी अपने दोस्तों के साथ स्की करते हुए, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ श्रेया की दोस्त से टकरा जाएगी। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और दूसरे रास्ते से नीचे जाने की प्लानिंग करने लगी ताकि कहीं और आराम कर सके। अंजलि, इसने अभी अभी तुम्हें इग्नोर किया, डायलेना नाम की एक लड़की ने गुस्से में कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन कोर्स शिप पर मिस्टर सात्विक ने उनकी साइड ली थी, इसलिए इसे लगता है कि अब इसके पास एक पावरफुल बेकार है, इसलिए वह तुमसे पंगा ले सकती है। चलो उसे चल के फॉलो करते हैं। अंजलि की आंखों में चित नजर आ रही थी कि इस डॉग्स बहुत ही लंबे थे और वह लोग में को जैसे काफी दूरी पर आ गए थे। अंजलि और डायलेना ने अपनी अपनी रफ्तार तेज की और अनामिका का पीछा करने लगे, मगर उन्हें हैरानी तब हुई जब अनामिका बहुत ही एक्सीलेंस की कर रही थी। वह उसकी शौक बहुत ही स्मूथ था और अनामिका के मूव बिल्कुल लाइट की स्पीड से थे और बिल्कुल एलिगेंस और ग्रेस के साथ, जिसकी वजह से उन्हें और भी जलन होने लगी। डैम इट, वह इतनी अच्छी स्की कैसे कर सकती है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका के साथ छुट्टियां मनाने के लिए लिदरिया पहुंच जाता है और वहीं स्की करते वक्त अनामिका को अंजलि और उसकी दोस्त मिल जाती है। अब आगे, अंजलि और डायलेना अनामिका के पीछे जा रही थी, मगर वह कितनी अच्छी तरह की से स्की कर रही है जिसकी वजह से उन्हें जलन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद अनामिका कोई शांत जगह मिल गई और उसने अपने स्की गॉगल्स निकले और ग्लव्स निकले और ब्रेक लेने की तैयारी करने लगी, लेकिन अंजलि और डायलेना वहां तुरंत पहुंच गई। डायलेना ने अपनी चिन एरोगेंटली उठाए और डिसेंटफुली पूछा, फिर तुम्हारा नाम क्या है? वह मिस्टर सात्विक की स्की रिसोर्ट में आए हैं और वह श्रेया की दोस्त है, जिसका इंडिकेशन साफ था कि वह एक अमीर फैमिली से है, लेकिन वह कितनी अमीर फैमिली से है और किस फैमिली से है यह अभी भी उन लोगों को नहीं पता था। तुम अंजलि को जानती होगी, राइट? मेरा नाम डायलेना है और तुमने मेरे बारे में भी सुना हो। डायलेना ने अपने बड़े स्टेटस से अनामिका को डराने की कोशिश की और उन्हें फिर से अपने पीछे आते हुए देखकर अनामिका ने अपना फोन निकाला और श्रेया को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ये डायलेना कौन है? क्या वह छोटी चुड़ैल तुम्हें फिर परेशान कर रही है? श्रेया ने तुरंत जवाब दिया, वह बस अंजलि की पीछे पीछे घूमने वाली पुछ है, उसी ने एक बार पार्टी में मेरी ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा दी थी और मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमी फैलाई थी। क्या वह तुम्हें परेशान कर रही है? मैं बस उनसे टकरा गई। अनामिका ने अलार्म स्माइल के साथ श्रेया को मैसेज किया, मैं तुम्हारा बदला लेकर दिखाती हूँ।
मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम बहरी हो? डायलेना ने अपने हाथ चेस्ट के पास क्रॉस कर लिए और अनामिका की तरफ घुरते हुए कहा, क्या यहाँ पर कोई है? अनामिका ने ऊपर देखते हुए आलसी आवाज में कहा, मुझे तो बस एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर डायलेना गुस्से में पागल होने लगी। उसने कहा, मैं बहुत सारे ऐसे चैरिटी बॉलर्स में और चैरिटी डिनर में गई हूँ, मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तुम पक्का कोई घटिया लड़की होगी जिसे मिस्टर सात्विक को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाया और यहाँ पर तुम स्की कर रही हो। अंजलि को भी इस बात में बिल्कुल सेंस लग रही थी। अनामिका और उसकी फैमिली ने कभी भी कोई इंटरनेशनल इवेंट या फिर हाई रैंकिंग फैमिली के पार्टी को अटेंड नहीं किया था और उसने कभी भी अनामिका की कोई पिक्चर्स भी नहीं देखी थी। जब तक कल मिस्टर सात्विक ने याद पर उसे रोक नहीं और उसके बाद इंटरनेट पर सात्विक जी की उसके गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करते हुए फोटो से एक्सप्लॉयट हो गई और बॉडीगार्ड ने सैकड़ों शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वही लड़की हो जिसे कल रात सात्विक सर को लूटा था? अंजलि ने अनामिका की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, बेशर्म हो तुम, हमारे सामने इतना हाई और एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसे पता कि तुमने कौन सी चालें चली है और तुम हमारे सामने एरोगेंट बन रही हो। ये सुनते ही अनामिका की आंखों में एक कोल्ड ग्लिट दिखाई दी। वह लोग सचमुच एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। लास्ट टाइम मिस्टर सात्विक ने कहा था कि हमें पता होना चाहिए कि सीन कब क्रिएट करना है और मुझे लगता है यह अच्छा वक्त है। अंजलि अनामिका को अच्छा सा सीखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आफ्टर ऑल सात्विक सर ने सिर्फ श्रेया को ना परेशान करने के लिए उन्हें वार्निंग दी थी, मगर उन्होंने अनामिका के बारे में कुछ नहीं कहा था। डायलेना ने सोचा, ये लड़की सिर्फ ये जानती है कि उसे मिस्टर सात्विक के क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे महंगी महंगी चीजों पर पैसे बर्बाद करने हैं। इसलिए सात्विक जी आज नहीं तो कल इससे बोर हो जाएंगे। अगर अनामिका उनसे बाद में कंप्लेंट भी करे तो यहाँ पर कोई कैमरास नहीं है और उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, इसलिए सात्विक जी उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। यह अच्छा आइडिया था कि वह इस वक्त अपना फ्रस्ट्रेशन अनामिका को ऊपर निकाल दे, क्योंकि वह श्रेया को हर्ट नहीं कर सकते थे। तो तुम लोग फाइट की प्लानिंग कर रही हो? अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा और थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखने लगी। बस बातें बहुत हो गई। अंजलि ने अपना हेलमेट उठाया और अनामिका की तरफ चलाकर मारा और वही सेम टाइम पर डायलेना ने भी अपना कीपोल अनामिका की तरफ मारा। वहीं दूसरी तरफ श्रवण जी और सीता जी लग्जरी ऑन साइट रिसोर्ट में ब्रेक ले रहे थे। स्की सेशन खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट तो काफी वार्म और कोजी था और बहुत सारे सर्विस स्टाफ वहां पर उन्हें अलग अलग तरह की काफी और पेस्ट्री ऑफर कर रहे थे। वह लोग आराम कर ही रहे थे, तभी सात्विक की दरवाजे से अंदर आए। अनु कहाँ है? सात्विक जी ने पूछा, क्योंकि उन्हें अपनी भांजी कहीं दिखाई नहीं दी। वह पक्का अभी भी बाहर खेल रही होगी। बाहर की स्नो बहुत ही खूबसूरत थी और अनामिका यंग है, इसलिए उसके पास बहुत एनर्जी है खेलने के लिए। सात्विक जी ने ये देखकर तुरंत स्टाफ को मैसेज भेजा तो स्टाफ मेंबर ने जल्दी से जवाब दिया, मिस अनामिका ने कहा है कि वह थोड़ी देर के लिए अपने आप अकेले खेलना चाहती हैं और हम उन्हें फॉलो ना करें। और शायद उन्हें डर था कि सात्विक की उन्हें ब्लेम करेंगे इस बात के लिए, इसलिए उन्होंने डरते हुए ऐड किया, मिस अनामिका ने कहा है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह हमें कॉल कर लेंगे और हमने उन्हें याद दिला दिया है कि उनकी पॉकेट में एक विशल है जिससे वह हमें तुरंत बुला सकती हैं। जाओ और जाकर उसे ढूंढो और कहो उसे ब्रेक लेकर कुछ एनर्जी के लिए खा लेने के लिए। समझ गए सर। स्टाफ मेंबर ने तुरंत कैमरा चेक किया और पता चला कि अनामिका नीचे गई है सबसे बड़े की शौक पर और अभी तक लौटी नहीं है। उन्होंने तुरंत सर्च पार्टी को असेंबल किया, लेकिन उन्होंने हैरानी तब हुई जब उन्होंने 3 लोगों को दूरी से देखा और सबसे बुरी बात यह थी कि वह 2 लोग अपनी स्की गियर से अनामिका के ऊपर अटैक कर रहे थे। अनामिका उन्हें डोज करने की कोशिश कर रही थी, मगर वह लोग रेस्टलेसली उसे प्रेस कर रहे थे। स्टॉप! एक बहुत ही तेज विशल की आवाज चारों तरफ से सुनाई दी स्टाफ की तरफ से और वह लोग सिन की तरफ दौड़े और उस मारपीट को होने से रोकने की कोशिश करने लगे, मगर वह लोग बहुत ही दूर थे और हवा और स्नो की आवाज से उनकी आवाज जल्दी वहां तक नहीं पहुंची। वह लोग काफी दूर पर थे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पर भागकर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक लीडर ने सात्विक जी को कॉल कर दिया, सर यहाँ पर 2 शक भर लोग हैं जो मिस अनामिका ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? सात्विक की तुरंत खड़े हो गए और उनका चेहरा ठंड हो गया। अनामिका ने ऑलरेडी दूर से आते हुए स्टाफ को नोटिस कर लिया था। वह केयरलेसली अंजलि और डायलेना के अटैक्स को डोज कर रही थी जैसे वह कोई सर्कस का एक्ट देख रही हो। वह पूरी तरह से कंप्लीटली रिलैक्स थी, जैसे वह लोग बहुत ही कमजोर हो कि वह पर्सनली उनसे डील करें। अंजलि और डायलेना उसको इस देखकर बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लोग उस पर अटैक कर करके थक जाएंगे, लेकिन वह अभी तक अनामिका कुछ भी नहीं पाए थे। उनके सुजे हुए चेहरे और फ्रस्ट्रेशन को देखकर अनामिका ने अपना स्काइपल उठाया और उन्हें एक डेविल स्माइल दी और फिर आगे के स्लोप पर स्की करने लगी। अंजलि और डायलेना उसे जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह लोग भी उनका पीछा करने लगे। वह तीनों लड़कियां फिर से स्टाफ मेंबर की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनामिका रुक गई जब उसने देखा कि उसने स्टाफ को दूर छोड़ दिया है और कोई भी सर्विलेंस कैमरा या फिर आसपास लोग नहीं है और उन्हें एक अच्छी मार लगाने के लिए उसने स्पेशली उन एरिया को टारगेट किया जो कपड़े से ढके हुए थे।
थोड़ी ही देर में अंजलि और डालेना जमीन पर सिकुड़ी हुई पड़ी थी और दया की भीख मांग रही थी। जब स्टाफ सात्विक जी के स्नो मोबाइल के साथ वहां पहुंचे तो सात्विक जी को ये देखकर राहत महसूस हुई, क्योंकि प्यारी भांजी को बिल्कुल चोट नहीं लगी है, बल्कि जो लोग उसे परेशान करने आए थे वह उसके पैरों में पड़े हुए हैं और उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्हें बहुत बुरी चोट लगी है। वह तुरंत उस स्नो मोबाइल से नीचे उतरे और अनामिका के पास जाते हुए उन्होंने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? अनामिका ने ना में सर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अनामिका की स्किल उस क्रूज पर देखने के बाद सात्विक जी जानते थे कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान उसके साथ फाइट में बराबरी नहीं कर सकता, जिससे वह तुरंत रिलैक्स हो गए। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि सात्विक सर के मेहमान के ऊपर हाथ उठाओ। सात्विक जी के किसी सिक्योरिटी टीम तुरंत पहुंच गए और उन लोगों ने उन दोनों के हाथ पकड़ लिया। सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर सात्विक, मैं हूं अंजलि। आप अपने लोगों को कहिए कि हम हमें छोड़ दे, मैं डायलेना हूँ। उन्हें पहचान के बाद सात्विक जी को तुरंत सिचुएशन समझ में आने लगी। उनके भाजी अनामिका पक्का उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उन्हें हर्ट ना कर सके, लेकिन वह लोग लगातार उसे फोर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से यह फिजिकल फाइट हो गए। मिस्टर सात्विक, इसने हमें परेशान किया है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि ने रोते हुए अनामिका की तरफ पॉइंट किया। अगर चोट उसकी ही चेस्ट, पेट थी पर नहीं लगी होती तो वह पक्का सात्विक जी को दिखा देती। सात्विक जी, आप उसे इसी तरह नहीं छोड़ सकते, मुझे भी पूरी शरीर पर चोट लगी हुई है। डायलेना ने भी रोते हुए कहा और वह बहुत ही बुरी तरह से अनामिका की तरफ घूर रही थी और वही सात्विक जी के आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया और उनका खतरनाक ऑरा उस ठंडी जगह पर निकलने लगा जैसे वो किसी को भी डरा सकता था। उन्होंने अपने बगल में मुड़कर स्टाफ को देखा और कोल्ड आवाज में पूछा, क्या हुआ? सात्विक सर, हमारे सारे स्टाफ मेंबर यह बात मानते हैं कि हम लोग दूरी पर थे, मगर हमने देखा कि ये दो लेडीज ने फाइट शुरू की और मिस अनामिका बस उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तो इस लड़की का नाम अनामिका है। अंजलि और डायरेना ने एक दूसरे की तरफ देखा और यह शायद उन्होंने कोई प्लान बना लिया था। उन्हें पक्का इस अनामिका को इन्वेस्टिगेट करके इसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा और जब मिस अनामिका उन्हें और अवॉइड नहीं कर पाई तो उन्होंने स्की के जरिए वहां से भागने की कोशिश की, मगर ये लोग लगातार उन्हें चेस कर रहे थे और आखिर में वह हमारी नजरों की आंखों से ओझल हो गए उनकी स्पीड की वजह से। हम सच बोल रहे हैं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। हाँ, सचमुच इन लोगों ने ही फाइट शुरू की थी और मिस अनामिका विक्टिम है। स्टाफ मेंबर की सारी बातें सुनने के बाद अंजलि ने तुरंत मना करते हुए कहा, यह सच नहीं है, उसने वह शुरू किया था, डायलेना और मैं बस सेल्फ डिफेंस में फाइट कर रहे थे। डायलेना ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वह बस लगातार हमें प्रोवोक कर रही थी, यहाँ तक कि उसने हम पर अटैक भी किया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था उससे फाइट बैक करने के अलावा और हमने उसे मार भी नहीं, उसने हमें बहुत बुरी तरह मारा है। ये सुनकर सात्विक जी ने कोर नजरों से उन्हें घूर कर देखा तो डर के मारे वह दोनों चुप हो गई। यहाँ आसपास कोई सर्वेलेंस कैमरा नहीं था, तो सात्विक जी उनके साथ कर क्या लेंगे? ऑलरेडी उन लोगों को इतनी बुरी तरह मारा गया और अगर उनके पेरेंट्स बाद में मिस्टर सात्विक के साथ स्कोर सेटल करने आए तो उन्हें रिस्पेक्ट के जरिए अनामिका को ही सजा देनी होगी। उनकी सबसे आसान सजा ये होगी कि अनामिका उनसे माफी मांगे और उसके बाद वह लोग इस मामले को छोड़ सकते हैं। एक स्मग गलिट अंजलि की आंखों में दिखाई दी और डायलेना की आंखों में भी। अनु, बताओ मुझे क्या हुआ था? सात्विक जी ने अपने बगल में खड़ी अपनी भांजी को देखकर कहा। उनकी टोन, उनकी नजरें बहुत ही ज्यादा कंपेयर जेंटल थी दूसरे लोगों के मुकाबले में। अंजलि और डायलेना ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इन्होंने कहा कि मैं आपके बिस्तर पर चढ़ी हूँ इसकी रिसोर्ट में आने के लिए और मेरी बॉडी को कई बार बेचा गया है। ये सुनते ही सात्विक जी का गुस्सा आसमान छू गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई है उनकी भाजी के लिए इतने घटिया शब्द इस्तेमाल करने की? मामा जी, इन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जब आपने कोर्स शिप पर इनसे कहा था कि इन्हें तमाशा खड़ा करने के लिए सही जगह चुननी चाहिए, तो इन्हें लगता है कि यह जगह काफी सूटेबल है और उन्होंने यही फाइट शुरू कर दी। जिस तरीके से अनामिका बात कर रही थी और उसका इनोसेंट अपीयरेंस से सात्विक जी को गुस्सा भी आ रहा था और वही सेम टाइम पर उन्हें काफी तकलीफ भी हो रही थी। डैम इट, उनके ही की रिसोर्ट में आकर उनकी ही भतीजी के ऊपर वह लोग हाथ उठा रहे हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं और वहीं आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स समझ गए कि आज इन दोनों लड़कियों के लिए बहुत ही बुरा दिन है। वह लोग फील कर सकते थे कि उनके बॉस का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और स्टाफ मेंबर्स भी उनकी तरफ सिंपैथी नजरों से देख रहे। उनके बॉस के ही रिसोर्ट में आकर उनकी बॉस की ही प्यारी भांजी को वह लोग बेइज्जती कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने फाइट भी शुरू कर दी, हर एक चीज जो उन्हें बर्बाद करने के लिए काफी थी। आज तो लगता है कि इनका इस दुनिया में आखिरी दिन है। क्या कहा तुमने सेकंड पहले? अंजलि और डायलेना हैरान हो गए और वह फिर हैरानी से अनामिका और फिर सात्विक जी की तरफ देखने लगे। क्या अनामिका ने अभी अभी सात्विक जी को मामा कहा? उनके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए थे और अंजलि ने सबसे पहले हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बुलाया तुमने अभी भी इन्हें? मगर अनामिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक की अनामिका को अपने स्की रिजॉर्ट ले जाते हैं उसे वहां एंजॉय करने के लिए, मगर नाम का फिर से वहां पर अंजलि और डायलेना से टकरा जाती है जो लोग उसका मूड खराब कर देते हैं। अब आगे क्या कहा तुमने अभी अभी? जैसे ही अंजलि और डायलेना ने सुना कि अनामिका ने सात्विक जी को क्या बुलाया, वह लोग हैरानी से उसकी तरफ और सात्विक जी की तरफ देखने लगे। क्या अभी अभी अनामिका ने सात्विक जी को मामा कहा? उनके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए थे और अंजलि ने किसी तरह हिम्मत करके पूछा, क्या कहा तुमने अभी भी उन्हें? अनामिका ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, मगर सात्विक जी ने अपनी ठंडी और गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि मेरी भांजी मेरे स्की रिसोर्ट में आती है? उनकी भांजी, उनकी असली भाजी। अंजलि और डायलेना का चेहरा और भी पीला पड़ गया, ऐसे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्हें कुछ वक्त लगा रियलाइज होने में कि वह लोग इस बार कितनी बड़ी मुसीबत में है। अनामिका सात्विक जी की भांजी है। ये सब हो क्या रहा है और इस बारे में उन्हें कोई पहले मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई? वह लोग अब बहुत बड़ी मुसीबत में थे। लेकर जाओ इन्हें। इतनी हैवी स्नोफॉल में खड़े रहना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। सात्विक जी को चिंता थी कि उनकी प्यारी भांजी को ठंड लग जाएगी, लेकिन सात्विक जी के ऑर्डर सुनते ही अंजलि पैनिक करने लगी। उसने बहुत कुछ सुना था सात्विक जी के रुथलेस तरीकों के बारे में, और उनके यहाँ से जाने का मतलब था या तो उनकी यमराज से मुलाकात होगी या फिर वह लोग हमेशा के लिए अपना हाथ पैर खोकर अपाहिज बन जाएंगे। मिस्टर सात्विक, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी भांजी है, मगर यही थी वह जिसने हमें पहले प्रोवोक किया था। हम बस अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अंजलि ने इंसिस्ट करते हुए कहा। अगर सात्विक जी को पता चला कि वह लोग थे जिन्होंने फाइट शुरू की थी और झगड़ा शुरू किया था, तो एक हाथ और पैर से ज्यादा की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आप एक डॉक्टर को बुला सकते हैं हमारी चोटों को एग्जामिन करने के लिए। हमें उसने मारा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, डायलेना ने भी बीच में कहा। अगर डॉक्टर उनकी इंजरीज को कंफर्म कर देता है कि वह चोट फाइट से ही लगी है, तो अनामिका सही हो, फिर भी उसे गलत साबित करना उनके लिए आसान काम होगा। अनामिका उनकी यही कहने का इंतजार कर रही थी और उनके कहते ही उसने एक आईब्रो उठाए और डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं भी इस एग्जामिनेशन से एग्री करती हूँ। ये सुनकर न सिर्फ अंजलि और डायलेना बल्कि सात्विक की भी हैरान हो गए। डॉक्टर का एग्जामिनेशन करवाने पर यह बात बिल्कुल अनामिका के खिलाफ हो जाएगी, मगर उसके इनोसेंट और सेंसिबल रूप को देखकर उन्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वह क्या करने वाली है, वह क्या प्लान कर रही है। मामा जी, उन्हें एग्जामिन करने दीजिए, अनामिका ने सजेशन की दिया तो आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स और स्टाफ कंफ्यूज हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस अनामिका करना क्या चाहती है। ऑलराइट, सात्विक जी ने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए कहा, मेरे स्की रिजॉर्ट में अभी के अभी यहाँ पहुंचो। तो ये सुनते ही दूसरी तरफ वाले इंसान काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा, मिस्टर सात्विक, अपने फाइनली वह बड़ा वेस्टर्न पीस की जमीन हमें देने का फैसला कर लिया है। आज के लिए कोई बिजनेस की बात नहीं। सात्विक जी की आवाज शांति थी, मगर जो लोगों ने जानते थे वह बता सकते थे कि यह शांति तूफान से पहले की है। डॉक्टर और डायलेना के पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लेना। सात्विक जी की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। डायलेना के पेरेंट्स को कॉल करना है। ये सुनकर जो दूसरी तरफ वाला इंसान हिचकिचाने लगा और बोला, क्या हुआ है सर? तुम्हारी बेटियों को चोट लगी है मेरे स्की रिसोर्ट में और वह लोग एक मेडिकल एग्जामिनेशन डिमांड कर रही। यह सुनते ही दूसरी तरफ वाला इंसान डर गया और उसने कहा, वह दोनों यंग और बेवकूफ लड़कियां हैं, मैं अभी वहां आ रहा हूं उन्हें पिक करने के लिए। इंजरीज लगी है तो चेकअप की क्या जरूरत है? वह लोग बच्चे हैं, उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि उनके अच्छे से चेकअप हो, सात्विक जी ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। तो दूसरी तरफ वाले इंसान ने उनका मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर सात्विक, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वह लड़कियां स्की करते वक्त गिर गई हो, इसके लिए डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वह लोग बस बदमाशी कर रही है और उन्हें बस थोड़ी सी सजा की जरूरत है। सात्विक जी ने उसकी बात रोते हुए कहा, क्या अब मुझे अपनी बात तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ वाले आदमी को रियलाइज हो गया कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और उसने बहुत ही मुश्किल से कहा, प्लीज मेरा इंतजार कीजिएगा मिस्टर सात्विक, हम जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं और हम पक्का चीज सही कर देंगे। सात्विक जी ने कॉल कट किया और स्नो मोबाइल का दरवाजा खोला और अनाहिता को पहले अंदर बैठने दिया और वही अंजलि और डायलेना बेचैनी फील कर रही थी। क्या सात्विक जी ने फोन करके उनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया है? स्पेशली रिसेंटली जब दोनों ही फैमिलीज को सात्विक जी की मदद की काफी ज्यादा जरूरत थी। अंजलि के डैड लेफ्ट साइड में एक जमीन लेना चाहते थे और वह बाकी सारे कंपनियों के साथ कंपटीशन कर रहे थे ताकि सात्विक जी का फेवर जीतकर उस डील को सिक्योर कर सके। अंजलि के अंकल रिसेंटली एक कंफर्मेशन चाहते थे सात्विक जी के कसिनो से, और जहां उनकी वजह से कुछ टाइम मैच हो गया था और अभी तक सात्विक जी ने उस इंसिडेंट के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। वही डायलेना की फैमिली का एक मिडिल रेंज का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और वह काफी अमीर थे।
मगर उसके अंकल उसके डैड को कुर्सी से उतार कर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते थे और इन सब में उसके डैड सात्विक जी के साथ कोलेबोरेट करना चाहते थे ताकि उन्हें उनके भाइयों से छुटकारा मिल जाए और म्यूचुअल बेनिफिट भी हो, और ऐसे ही बहुत सारे मैटर थे। अंजलि और डायलेना बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर सात्विक जी ने सीरियस होने का डिसाइड किया तो उनकी फैमिली को सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। स्नो मोबाइल को जाते हुए देखकर अंजलि और डायलेना ने जल्दी से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? वह लोग पॉसिबली इस स्नो से चलकर तो नहीं जा सकते थे। अगर आप लोगों को बाद में बुरी मौत नहीं मरना नहीं है तो आप लोगों को पीछे पीछे जाना चाहिए और सात्विक सर को सब साफ साफ बता देना चाहिए, शायद वह आप लोगों को छोड़ दे, एक स्टाफ मेंबर ने सजेशन दिया। और वही अंजलि और डायलेना दर्द में थे, उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था और स्नो मोबाइल दूर जाती जा रही थी। उनके पास अपने दांत पीस कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर सात्विक, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर हिम्मत है भी तो हम आपकी भांजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। जो भी हमने कहा वह सच है। आपको अगर हम पर भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। उनकी इंजरीज की वजह से उन्होंने स्नोबोर्ड से इस्तेमाल नहीं किया बल्कि स्नो मोबाइल की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। हमें नहीं पता कि क्यों आपके आदमी ही झूठ बोल रहे हैं। हमने फाइट शुरू नहीं की थी, हम तो विक्टिम हैं। आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स बाहर नहीं आ जाते। आपको पता चल जाएगा कि इस समय हमें ज्यादा नुकसान में है। मिस्टर सात्विक, हमारे पेरेंट्स को मत बुलाए, इस बारे में बात कर सकते हैं। अब जब वह स्नो मोबाइल में एक टूर बस की तरह बनाई गई थी तो उसमें कोई खिड़की नहीं थी। अनामिका बस उनकी बातें क्लियरली सुन सकती थी। तुम इससे परेशान मत हो, सात्विक जी ने अनामिका को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं इसके लिए ख्याल रख लूंगा। मैंने उन्हें नहीं मारा है, अनामिका ने कन्फेस किया। स्टाफ ने सब कुछ देखा, उन्होंने ही स्टॉप किया था। तुम बस अपने आप को डिफेंड कर रही थी। सात्विक जी ने उसे डिफेंड करते हुए कहा, अगर तुमने फाइट शुरू भी की थी तो क्या हुआ? अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम जैसे चाहो उसे मार सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर अनामिका ने सोचा, क्या क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? अगर तुम किसी को मारना चाहो तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह इंसान ये बार डिस्टर्ब करता होगा। अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद नहीं है तो वह उस इंसान की गलती है। सात्विक जी ने सीरियसली कहा, किसी भी तरीके से तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होगी। सात्विक मामा, गलत और सही भी कोई चीज होती है। मेरे लिए जो तुम करती हो वह सही है। सात्विक जी यह कहना नहीं भूले, और गलत वह होगा जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और जो वह करेगा। 10 मिनट बाद स्रेनो मोबाइल रिसोर्ट के लग्जरी रेस्टोरेंट में रुकी तो स्टाफ मेंबर जल्दी जल्दी अनामिका को डेलिकेट और अच्छी अच्छी डिशेज सर्व करने के लिए आगे भेजा और बाकी सारे स्टाफ मेंबर जल्दी से उन्हें गर्म कपड़े देने के लिए आए, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हैंड वार्मर्स। इस डर से कि अनामिका को ठंड लग जाएगी या फिर भूख लगी होगी। और वही सीता जी तुरंत बेचैनी से अपनी बेटी के पास आते हुए बोली, बेटा क्या तुम ठीक हो? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह हमारे ही रेस्टोरेंट में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा? सात्विक, क्या तुम्हें पता चल गया कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? जल्दी से डैड को बताओ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, श्रवण जी ने भी चिंता करते हुए पूछा, इस डर से कि उनकी बेटी जो दर्द में होगी। मगर अनामिका ने जेटली जवाब दिया, उन्हें चोट लगी है, मुझे नहीं। सचमुच? सीता जी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और केयरफुली देखने लगी और यहाँ तक कि उसके हाथों के स्लीव्स और नीचे जोकर उसके पैरों को भी अच्छे से देखा। तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ कि वह सचमुच बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने रासत की सांस ली और लाइटली उसे गले लगाते हुए कहा, जब तक तुम ठीक हो यही बात मायने रखती है। जब सात्विक को वह कॉल आया तो हम बहुत डर गए थे। सात्विक ने अभी तक हमें नहीं बताया कि वह लोग कौन है। क्या तुम्हें पता चला? वह लोग अंजलि और डायलेना है, उन्हें आप लोगों ने नहीं जानते हैं, मैं हैंडल कर लूंगा। उन्हें बहुत बुरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कोई भी दया नहीं, सीता जी ने गुस्सा होते हुए कहा। कितनी खूबसूरत पीसफुल क्रिसमस ईव थी और उन्होंने मेरी बच्ची को परेशान किया। चलो अनु, चलकर कुछ खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और डायलेना लगातार भागे जा रहे थे और विश्वास नहीं आ रही थी, वह लगभग रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचने ही वाले थे। तभी उन्होंने ये सारी बातें सुनी और ध्यान से देखने पर उन्हें रियलाइज हुआ कि वह एलिगेंट औरत जो प्यार से अनामिका को बेटा कह रही थी वह और कोई नहीं बल्कि सीता ओबरॉय है। सबको पता था कि सीता ओबरॉय से उनके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनकी हर एक बात को मानते भी थे और उनके साथ हर जगह होते थे। और ध्यान से देखने पर उन्होंने सचमुच श्रवण जी को उनके साथ देखा, जो अनामिका को हर तरह की डिश ऑफर कर रहे थे और उसे और खाने के लिए मना रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका उनकी बेटी कैसे हो सकती है? ओबरॉय परिवार का पैसा और उनकी इज्जत एट लिस्ट उनसे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। और ठीक उसी वक्त दो कपल वहां पर दौड़ते हुए आए और उनके साथ एक लंबी लंबी सांस लेता हुआ डॉक्टर भी था जिसने मेडिकल किट पड़ी हुई थी। मिस्टर सात्विक, मैं आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। बोलने वाला इंसान अंजलि के फादर थे जिन्होंने माफी मांगने के लिए अपना सर आते ही झुका लिया। सात्विक जी कभी भी हिंदी छोड़कर किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करते थे।
उन्हें आती सारी लैंग्वेज थी, लेकिन वह हिंदी छोड़कर किसी और भाषा में बात नहीं करते थे, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज जिन्हें भी उनसे बात करने के लिए और उनसे फीवर लेने के लिए हिंदी सीखनी पड़ती थी और फ्लुएंटली बोलनी पड़ती थी। और वही अंजलि की मदर ने अपना सर झुकाकर माफी मांगते हुए अंजलि को काफी खतरनाक नजरों से घचर कर देखा। उसका डेमोर काफी एलिगेंट और होस्टिंग था। वही डायलेना तो के पेरेंट्स दूसरी तरफ वापस आते ही डायलेना को 2 थप्पड़ मार चुके थे और उसके रेकलेस बिहेवियर की वजह से उसे ब्लेम कर रहे थे। उसके ऊपर ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है, वरना उसकी इंजरीज का ब्लेम भी हमारे ऊपर ही लगेगा। सात्विक जी ने सिंगल चेयर पर बैठकर कोल्ड आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा। डायलेना के फादर जो कुछ कहने वाले थे, मगर सात्विक जी ने अपने हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, पहले इंजरीज के चेक कर लेते हैं। मिस्टर सात्विक की यह बस बच्चों का मजाक था। हम इस बात को सीरियसली नहीं ले सकते। अगर उन्हें यहाँ पर बहुत बुरी तरह चोट भी लगी होती तो यह उनकी लिमिटेड स्किल की वजह से, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। डायलेना के फादर ने सात्विक जी को मनाने की कोशिश की, मगर सतीश जी ने फिर से अपना हाथ उठाया और आगे बोलने से उसे रोक दिया। तभी बॉडीगार्ड ने सजेशन दिया, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवा देते हैं, और कोई रास्ता न होने पर दोनों फैमिलीज ने अपनी अपनी बेटियों को रेस्टोरेंट के रूम में भेजा। उनकी इंजरीज को डॉक्टर से चेक करने के लिए थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेडिकल बैग के साथ वहां बाहर आए और उन्होंने इकट्ठा भीड़ की तरफ देखकर रिस्पेक्टफुली कहा, वेट कराने के लिए माफी चाहूंगा। मैं आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि मेरी प्रोफेशनल रेपुटेशन और ऑनर की तरफ से कि उनके चेहरे या फिर पूरे शरीर पर कोई भी जख्मों के निशान नहीं है और एक छोटी सी इंजरी भी नहीं है। वह लोग दर्द की शिकायत कर रहे हैं, मगर एग्जामिनेशन के बाद मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। ये सुनकर डायलेना जो रूम से बाहर आई थी, उसने बेचैनी से ग्रुप की तरफ दौड़कर आते हुए कहा, उसने सचमुच हमें मारा था। मुझे मेरे चेस्ट पर, पीठ पर और सब जगह दर्द हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे शरीर पर कोई चोट ना लगी हो? और अंजलि ने भी कपड़े बदल लिए थे और उसे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लॉजिकली अगर अनामिका ने इतनी तेज उन्हें मारा था तो कम से कम उन्हें उनके शरीर पर चोट के निशान तो दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक अपनी पढ़ा कि सात्विक की अनामिका के कहने पर अंजलि और डायलेना के पेरेंट्स और डॉक्टर को भी एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। अब आगे अंजलि जो अभी बाहर आ रही थी, उसे भी कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा था, क्योंकि उनकी शरीर पर अनामिका के मरने के बावजूद भी कोई निशान नहीं नजर आ रहे थे। अगर डॉक्टर को सात्विक जी ने हायर किया होता तो उसे शक होता है कि उन्होंने उसे डॉक्टर को रिश्वत दिया। मगर जो डॉक्टर उसके सामने खड़े थे, वह अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, जो कभी किसी अमीर इंसान के सामने अपनी जिम्मेदारियां से नहीं झुकते थे। दोनों ही फैमिली जिन्हें सालों से जानती थी और मेडिकल कंडीशन के बारे में वह हमेशा सच ही बोलते थे। एक बार अंजलि ने उन्हें $1,000,000 की रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि वह उसके लिए एक शिक नोट लिख दे ताकि उसे 1 महीने की छुट्टी मिल जाए स्कूल से, मगर उन्होंने मना कर दिया। ऐसा इंसान झूठ कैसे बोल सकता है? लेकिन अगर वह सच बोल रहे हैं तो अनामिका ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा और उनके शरीर पर एक भी चोट या फिर इंजरी का निशान क्यों नहीं है? अंजलि तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ी और बेचैन होकर इंसिस्ट करते हुए बोली, हमें सच में चोट लगी है। अगर आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं चेक के लिए। ये सुनकर उसके डैड ने बहुत ही हार्श तरीके से थप्पड़ मारा, यह एक्टिंग बंद करो तुम, कब रुकेगी तुम? वह थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि उससे डायलेना डर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंजलि के डैड उसके साथ इतना हार्श होंगे। तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रही थी? पहले तुमने ये क्लेम किया कि सात्विक जी की भांजी ने तुम पर अटैक किया और फिर तुम लोगों ने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इंसिस्ट किया, और अब क्या चल रहा है तुम लोगों का? डायलेना के डैड ने बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन के साथ डिमांड किया। अभी के अभी बोलो। वह दोनों लड़कियां इतना डर गई थी कि उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। अंजलि ने अपने हाथ से अपना चेहरा कलर कर लिया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे एक्सप्लेन करने दो, सात्विक जी ने अपनी चेयर पर सीधे बैठते हुए फाइनली बोले, आज क्रिसमस इव है, इसलिए मैं अपनी भांजी को मेरे स्की रिसोर्ट में लाया था कुछ मजे करने के लिए। उसके बाद ये दोनों यंग लेडीज अचानक से आ गई और उसे प्रोवोक करने लगी और यह कहने लगी कि मैंने उसे यहाँ पर इनवाइट किया है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, और यहाँ तक कि उसकी यह कहकर इंसल्ट करने लगी कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ गलत संबंध रखे हैं और मुझे गलत तरीके से अप्रोच किया है। ये बात सुनते ही अंजलि और डायलेना के पेरेंट्स हैरान हो गए और उनके अंदर गुस्सा और डर की मिक्स फीलिंग महसूस होने लगी। जब इन लोगों ने आखिरी बार क्रूज शिप पर मेरी भांजी को हैरेस किया था, तो मैंने उन्हें उसे वक्त वार्निंग दी थी कि उनके एक्शंस को आसपास का माहौल देखकर करना चाहिए, और आज उन्होंने मेरी भांजी से कहा कि आज एक अच्छा मौका है और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सात्विक जी के ही इसकी रिसोर्ट में उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने उनकी ही भांजी को ये सब बातें बोली और यहाँ तक किसी पर अटैक भी किया। डायलेना और अंजलि के पेरेंट्स इतना ज्यादा गुस्से में थे कि किसी भी वक्त बेहोश हो सकते थे। वह दोनों अपने अपने बच्चों को डांटना लगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह की बकवास कर रही हो तुम? तुमने ऑलरेडी एक बार उसे लड़की को परेशान किया और मिस्टर सात्विक ने देखा और वार्निंग दी थी, मगर फिर भी तुम्हें अपना सबक नहीं मिला।
वह अपने अंकल के स्की रिसोर्ट में एंजॉय करने आई थी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना था। दोनों ही पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में पागल हो रहे थे। सात्विक जी ने कहा कि अनामिका उनकी भांजी है और वही श्रवण जी और सीता जी वहां पर बैठे हुए थे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अनामिका उनकी बेटी है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी ऐसा होता है कि कुछ अमीर लोग सिर्फ एक ही बच्चे को पब्लिकली अनाउंस करते हैं और बाकी उनके प्रोटेक्शन में मीडिया और दुनिया की नजरों से दूर होकर बड़े होते हैं। अनामिका भी उन्हें बच्चों में से एक होगी और उसे बचपन से ही प्रोटेक्ट किया होगा, इसलिए ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते नहीं है कि वह इंडिया के सबसे अमीर कपल की बेटी है। लेकिन अंजलि और डायलेना को उसे ही क्यों प्रवोक करना था? उन लोगों ने उसे प्रवोक किया, यहाँ तक के बकवास करनी भी शुरू कर दी और यह कहने लगी कि सात्विक की एक प्लेबॉय है और अनामिका एक घटिया और गिरी हुई कैरेक्टर की लड़की है। क्या वह लोग अचानक से ऐसी बातें बोल सकते हैं? वह लोग बहुत ही घटिया है, दोस्ती में आ चुके हैं जो ऐसी बातें वह लोग सीख रहे हैं। इस पॉइंट पर एक स्टाफ मेंबर को कुछ याद आया, उसने तुरंत अपना फोन निकलते हुए कहा, सात्विक सर, जब हमने देखा कि मिस अंजलि और मिस डायलेना मिस अनामिका पर अटैक कर रही है तो हमने सिटी भी बजाई थी उन्हें रोकने के लिए और मैं दौड़ते हुए वीडियो बनाया है। इतना कहकर उसने वीडियो ओपन किया तो कैमरा बहुत ही बुरी तरह से शेक हो रहा था और उसमें उसके अंजलि और डायलेना के ऊपर चिल्लाने की आवाज और लंबी लंबी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। फुटेज बहुत ही धुंधला टाइप था मगर फिर भी उसमें दिखाई दे रहा था कि अंजलि और डायलेना ने ही अटैक शुरू किया था। अनामिका बस उन्हें डोज कर रही थी और फाइनली उसने अपनी इसकी पोल उठाया और उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करने लगी, मगर अंजलि और डायलेना अभी भी उसके पीछे जा रही थी और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इतने बड़े सबूत को देखने के बाद डायलेना की मां ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई और जिसे देखते हुए उनके हस्बैंड ने तुरंत उन्हें सपोर्ट किया। मोम मोम, डायलेना तुरंत आगे गई मगर उसके डैड ने उसे 2 बार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोले, देखा तुमने अपनी मां के साथ क्या किया है। अंजलि के पेरेंट्स भी बहुत ही गुस्से में थे और उसे नॉन स्टॉप डांटा जा रहे थे। तुमने मिस्टर सात्विक के सामने कहा और उनकी फैमिली के सामने कि उनकी भांजी ने फाइट शुरू की थी और अभी के अभी तुम माफी मांगो और तुरंत माफी मांगो। मॉम डैड, मुझे मारा बंद कीजिए, मैं अभी माफी मांग लेती हूँ। अंजलि ने देखा कि एविडेंस बहुत ही क्लियर है तो अब उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं था और वह सात्विक जी के सामने आकर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी सात्विक सर, घुटने पर बैठो। अंजलि की मां ने उसे एक बार और मारा और घुटने के ऊपर बैठने के लिए कहा। अंजलि डर के मारे घुटनों पर बैठ गई और सात्विक जी के सामने रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और उसके पेरेंट्स भी हाथ जोड़ लगातार माफी मांगे जा रहे थे। वी आर सॉरी, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मिस्टर सात्विक, मिस्टर और मिसेज ओबरॉय, मिस अनामिका, हम सच में माफी मांगते हैं और हम इसे घर पर ले जाकर अच्छे से सबक सिखाएंगे और ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। और उसके अलावा हमारी कंपनी में रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक विला बनाया जा रहा है जिसमें से हम 3 बेस्ट विला मिस को दे देंगे माफी के तौर पर। मैं जानता हूँ मिस अनामिका कोई ऑर्डिनरी कार बिल्कुल पसंद नहीं है। आज क्रिसमस है तो मैं अपनी वाइफ के लिए एक रोल्स रॉयस ऑर्डर कर रहा था, वह बिल्कुल एक कस्टम मेड मॉडल है, तो मैं वह मिशन अनामिका को दे देता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। डायलेना के फादर ने तुरंत आगे आते हुए माफी मांगी। सात्विक जी बिल्कुल शांत थे तो डायलेना के फादर ने कहा, अगर मिस अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर भी होने देने के लिए तैयार हूँ। अगर मिस अनामिका आज के बुरे इवेंट को भूल जाए तो मैं भी अपनी कंपनी के 10% शेयर मिस अनामिका को देने के लिए तैयार हूँ, उनकी माफी के लिए। अंजलि के डैड ने भी तुरंत उनकी बात को दोहराते हुए कहा। लेकिन सात्विक जी के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले। अंजलि के पेरेंट्स और डायलेना के फादर बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। उनकी दोनों बेटियों ने उनको बर्बाद कर दिया था और उन्होंने तुरंत उन्हें अनामिका से माफी मांगने के लिए कहा, आई एम सॉरी अनामिका। अंजलि की बातें एक बहुत ही तेज थप्पड़ से रुक गई जो उसकी मां ने मारा था, तुम इस लायक नहीं हो कि उसका नाम लो। आई एम सॉरी मिस अनामिका, अंजलि ने रोते हुए कहा, प्रॉमिस मैं आपको फिर परेशान करती हूँ, अगर फ्यूचर में हम कभी टकराया भी तो मैं अपना सर नीचे रखूंगी, प्लीज मुझ पर दया दिखाए और मुझे माफ कर दीजिए। अपने डैड के फोर्सफुल थप्पड़ की वजह से डायलेना भी अनामिका के सामने घुटनों पर बैठ गई और बार बार माफी मांगने लगी। अभी आपने कौन से कंपनी के शेयर की बात की थी? अनामिका ने अचानक पूछा तो हैरान होते हुए दोनों फादर ने जल्दी से ऑफर किया, 15% हमारी कंपनी का और एक रोल्स रॉयस। ये कहने के बाद डायलेना के फादर अनामिका के रिएक्शन को ऑब्जर्व करने लगे और पसीना बहाते हुए बोले, एक और बार और कस्टम मेड कौन सी गैस और उसके अलावा 10 स्टोर्स डाउनटाउन में। मैं भी 15% कंपनी की शेयर ऑफर्स करता हूँ और 3 लग्जरी विला। अंजलि के फादर भी अनामिका के रिएक्शन को क्लोजली देख रहे थे और उन्होंने आगे कहा, और एक भगिनी और एक बुगाटी। ये काफी जेनरस ऑफर है आपका। आप हमें दूसरा मौका देने के लिए तैयार है तो हमें फायदा होगा, आपको नहीं। दोनों पेरेंट्स बार बार माफी मांगते हुए तारीफ भी कर रहे थे। अगर आप जेंटलमैन सीरियस है तो इस बात को नहीं छोड़ देते हैं। अनामिका की बात सुनते ही दोनों पेरेंट्स काफी खुश हो गए और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगे। हम सब कुछ मिस्टर सात्विक की कंपनी भिजवा देंगे आज।
प्लीज मिस अनामिका, हमारी माफी को एक्सेप्ट कर लीजिए और आपकी दयालुता के लिए थैंक यू। हम इन बदतमीज लड़कियों को घर ले जाते हैं और उनसे वही डील करेंगे। इसके बाद वह लोग अपनी बेटी को कान से घसीटते हुए वहां से ले गए और चले गए। उन्होंने जाने से पहले एक बार फिर सबसे वहां माफी मांगी। वही सीता जी ने अपनी बेटी की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए पूछा, अनु क्या तुम्हारे पास हाल फिलहाल में पैसे नहीं है? डेम इट, मुझे तुम्हें पॉकेट मनी पहले ही दे देना चाहिए थी। श्रवण जी को रियलाइज हुआ और वह अपने आप को ब्लेम करने लगे। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा और अभी तुम्हारी पॉकेट मनी मैटर में ट्रांसफर करता हूँ। मॉम डैड, उन्होंने फाइट शुरू की थी मगर उनकी एक उंगली भी और मुझ पर नहीं पड़ी और मैंने ही उन्हें मारा था। अब जब उनके पेरेंट्स 50-60 मिलियन डॉलर से कंपनसेट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट आने में क्या हर्ज है? उसने आसपास पूछा और पता चला कि अगर ये दो फैमिली से डायरेक्टली बैंकरप्ट हो गई तो न सिर्फ उसे कुछ नहीं मिलेगा बल्कि लीडरी माऊ पर उठने वाली दो फैमिलीज खत्म हो जाएगी, जो उसके अंकल के लिए डिसएडवांटेज होगा। अब जब ये दो फैमिलीज उनके एहसान के तले तभी हुई है तो अपने आप को हद में रखेंगे और उसके अंकल को अपने आप सारे प्रॉब्लम संभालने नहीं होंगे और उन्हें कई सारे मिलियन डॉलर्स का फायदा भी होगा। कौन ऐसे फायदे को छोड़ना चाहता है? वही सात्विक जी जैसे अपनी भी भांजी के ख्याल समझ गए और उसकी तरफ सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ देखने लगे। और वही आज ये सब हो जाने की वजह से सीता जी का कुछ भी खाने का मूड नहीं था, इसलिए वह लोग उसके बाद तुरंत सात्विक जी का घर लौट आए। चारों तरफ खूबसूरती से सजाया गया था और यहाँ तक कि खिड़कियों को भी ब्लॉसम से भर दिया गया था। श्रवण जी और सीता जी को आगे जाता हुआ देखकर सात्विक की हंसते हुए बोले, जब डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं है तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन जब मुझे याद आया कि तुम डॉक्टर AR हो तब मुझे सब कुछ समझ में आया। उन लोगों को बिना सीरियस चोट पहुंचाए और बिना किसी निशान के दर्द देना डॉक्टर आर के लिए आसानी से अचीव करने लायक था। आपने भी नोटिस कर लिया है मामा? अनामिका अपने आप को हंसने से रोक नहीं, लेकिन उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या है। सात्विक जी हंसने लगे और उनका एक अजीब सी एजी चार्म और रिफाइंड डेमोनोर था। तुम्हें क्या लगता है अनु, सजावट कैसी है? सात्विक जी ने अपनी भांजी की तरफ देखा। अनामिका जानती थी को बहुत सारे अमीर लोग क्रिसमस के दिन सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाते हैं। वह लोग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करते हैं थीम क्रिएट करने के लिए और डेकोरेशन के लिए, कुछ वेकेशंस के लिए और भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग्जरी चीजों को शो ऑफ करते हैं अपनी अमीरी दिखाने के लिए। अनामिका ने पूरे वेन्यू को ऑब्जर्व किया जो एक ड्रीमी क्रिसमस वंडरलैंड बना दिया गया था और सारी मैड्स ने वैसे ही कपड़े पहने थे और दूसरी तरफ से बेला डांस आ रहे थे और लग रहा था कि आज रात को डांस परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। अनामिका ने अप्रूवल दे दिया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सात्विक बहुत ही बड़ा बोनस दे चुके थे, जिससे सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अनामिका को बहुत बार थैंक यू कहा। वह लोग काफी खुश थे और वह तुरंत इवेंट के लिए अगला सेगमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए चले गए। अनु, खाने में वक्त लगने वाला है, क्या तुम अपने रूम में जाकर एंजॉय आराम करना चाहोगी? सात्विक जी ने जेटली ऑफर किया, या फिर मियाँ तुम्हें आसपास घूम सकती है, हमारा एक मूवी थिएटर है और गेम रूम में भी है, क्या तुम वहां जाकर खेलना चाहोगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप इधर उधर घूम लेती हूँ। अनामिका ने अपना बेसबॉल कैप काउच पर रखा और उसके अटेंशन उस रूम में फैले हुए कई सारे क्रिसमस ट्री पर चली गई। वह देखकर बता सकती थी कि क्रिसमस ट्री पर लगाया हुआ हर एक ऑर्नामेंट हैंडीक्राफ्ट और यूनिक है। क्रिसमस पेड़ के ऊपर जो तारा है वह चमकते हुए डायमंड से बनाया गया है जो कई ज्यादा महंगे होंगे। अगर उसे साइड में ही कर दिया जाए तो सारे क्रिसमस ट्री की भी कम से कम कीमत $2 मिलियन होगी और जो अलग अलग तरीके से रूम में सजाए गए थे अलग अलग हाइट में, अगर उन्हें ना भी मेंशन किया जाए तो भी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि अंजलि और डायलेना वाला मामला खत्म हो जाता है और जब अनामिका घर आती है तो देखती है कि उसके मामा का घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। अब आगे लिविंग रूम देखने के बाद अनामिका गार्डन में टहलने लगी जहां पर 7-8 3 मीटर से भी लंबे टॉय सोल्जर्स थे और एक बच्चों की तरह गेटवे बनाया गया था और खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स को लाइट से सजाया गया था और वहां पर खूबसूरत रिबन भी, द क्रिसमस ट्री भी थी और सर चारों तरफ डेकोरेशन थी। बहुत सारी मैड्स गार्डन में यहाँ वहां घूम रही थी और वह लोग बहुत ही आराम से कपड़ों को लगा रहे थे ताकि उन पर एक भी रिंकल ना पड़े। मिस अनामिका, ये क्लॉथस हैंडबैग और शूज आपके लिए हैं और कल रात के लिए भी वह कैरी करने में बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इन्हें वॉश करके आयरन करके डायरेक्ट प्लान में भेज दे और प्लेन कल ओबरॉय मेंशन पहुंच जाएगा और स्टाफ ये सब कुछ आपके वार्डरोब में रख देगा। उस मेड ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सब कुछ आयरन कर दिया है और उस पर एक भी रिंकल नहीं पड़ेगा। अब हम काउंट कर रहे थे कि कितने कपड़े हैं ताकि एक भी छूटे ना और प्लेन पर उसके बाद हम भेज देंगे। ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कल के सामान के अलावा सात्विक जी उसके लिए आज भी इतना सारा सामान खरीद लेंगे। इतने सारे कपड़े, शूज, हैंडबैग और उसके अलावा उसके पेरेंट्स और उसके देवांश के दिए हुए कपड़े मिलने के बाद अगर वह हर रोज भी अलग आउटफिट पहने तो भी उसे सालों लग जाएंगे इन सबको खत्म करने में।
ऑलराइट, अभी और भी है रास्ते में, हम जल्दी जाकर क्लीन करके आयरन करते हैं। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अनामिका थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही थी, सॉरी परेशानी के लिए। वह सारे कपड़े को बहुत साफ और आयरन करने के लिए काफी मैन पावर की जरूरत थी। अरे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें खुशी हुई कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, सर आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और आपकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। मैं जानती हूँ, अनामिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ये देख भी सकती हूँ और फील भी कर सकती हूँ। मिस ओबरॉय अभी एक बहुत अच्छी इंसान है। हम बहुत ही खुश हैं कि आप यहाँ आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप अक्सर हमसे मिलने आते रहेंगी। अनामिका ने हमें सर हिलाया तो मेड ने भी मुस्कुराकर सर झुकाया और अपने अपने काम करने के लिए निकल गई। आसमान में चमकते हुए लोग को देखकर अनामिका को अचानक कैसा फील हुआ कि फैमिली होना कितनी वंडरफुल फीलिंग होती है। थोड़ी देर बाद सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई और सारा गार्डन अंधेरे में भर गया और मेंशन में भी पूरा अंधेरा छा गया। दूरी से एक मेड ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर दी जिसकी वजह से पावर शॉर्टेज हो गया है। अनामिका ने सोचा कि गार्डन में बहुत सारे स्टार लाइट्स, मून लाइट्स और अलग अलग शेप की लाइट्स लगी हुई थी, इसलिए शायद पावर ओवरलोड होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। वहां पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं था, चांद की रोशनी और बाकी को थोड़ी सी रोशनी थी, इसलिए उसने थोड़ा देर और गार्डन में टहलने का फैसला किया। अचानक से कुछ ही सेकंड बाद पूरे गार्डन वाला में फिर से रोशनी फैल गई, जो बहुत ही वॉर्म थी, और वहां पर रखे हुए बड़े से स्पीकर से खुशी भरा म्यूजिक आने लगा और साथ सेंटा क्लॉज डांस करते हुए और मेरी क्रिसमस का गाना गाते हुए अपने हाथ में बड़े बड़े लाल गिफ्ट बैग पकड़कर अनामिका की तरफ आने लगे। वी विश यू अ मेरी क्रिसमस, वी विश यू अ मेरी क्रिसमस, वी विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अनामिका जितना हैरान थी उतना ही वह खुश फील कर रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह सातों सेंटा क्लॉज गाना गाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे और उन सेंटेंस के सर्कल के बाहर मेंडिस का ग्रुप था, जिन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे और हाथ पकड़कर गाना गा रहे थे। जब उन्होंने पहला गाना खत्म किया तो वह दूसरा गाना गाने लगे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इज राइट इन एक हॉर्स ओपन साइड। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और खुश होकर अनामिका के सामने डांस करने लगे। उनकी परफॉर्मेंस से अनामिका हैरान हो गई, वह सारे सेंटास को पहचानती थी। उसके डैड, मॉम, उसके मामा और उसका बड़ा भाई हर्षद, अमन, वेद और रुद्र। वह ये सोचकर हैरान थी कि उनके पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि वह लोग यहाँ उसे इस तरह सरप्राइज करने आ गए। अनामिका की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी म्यूजिक रुका और सब लोगों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, अनु मैं क्रिसमस ईव, मेरी क्रिसमस। क्या तुम हैरान हो? क्या तुम खुश हो? अनामिका जवाब दे पाती उससे पहले ही उसके चारों भाइयों ने उसे उठा लिया और एक साथ हवा में फेंका, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल सेफ्टी नेट की तरह थे और उसे गिरने से पहले ही उसके चारों भाइयों ने पकड़ लिया और फिर उसे एक एक करके हवा में उछालने लगे। ओके, ओके, उसे इतना ऊपर उछालना बंद करो, तुम लोगों उसे डरा दोगे, उसे नीचे उतरो। सीता जी को डर था कि अनामिका डर जाएगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा तो चारों भाइयों ने अनामिका को नीचे उतार दिया। उनके कॉस्ट्यूम देखकर अनामिका अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई, खास करके उनकी नकली सफेद दाढ़ी। बर्फ नीचे गिर रही थी जिसकी वजह से वह सीन और भी ज्यादा मैजिकल हो गया था, जैसे डायरेक्ट फेरी टेल से निकाल कर आया। हर्षद ने प्यार से अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे वापस आने के बाद ये पहला त्योहार था, आगे तो और भी होंगे। और जब रुद्र ने मुझे यह आइडिया बताया तो मुझे लगा कि काफी बोरिंग है, और जब उसने मुझे ये वाइट दाढ़ी लगाने के लिए कही तो मैं इसे रिजेक्ट करने वाला था, मगर अब तुम्हें हंसता हुआ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये दाढ़ी और भी लगानी चाहिए ताकि तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो। ये कुछ ज्यादा ही चीजी हो रहा है। रुद्र ने प्लेफुली हर्षद को दूर करते हुए अनामिका की तरफ मुस्कुराकर बोला, तो सिस्टर तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? ये बहुत ही सिली है, अनामिका ने हंसते हुए कहा, मगर यह बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू हर्षद भाई, अमन भाई, वेद भाई, रुद्र भाई, मॉम, डैड, मॉम, मामा जी, सबको थैंक यू। जब अनामिका कुल बिहेव नहीं करती थी तो उसके चेहरे पर सबसे खूबसूरत स्माइल होती थी, और उसकी स्माइल को देखकर चारों भाइयों ने कसम खा ली कि वह लोग ऐसा फ्यूचर में और भी करते रहेंगे ताकि वह और भी मुस्कुराए। उसकी खुशी और उसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी थी जिसकी वजह से सब लोग खुश हो गए थे। मेरी क्यूट गुड़िया, हमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अमन ने प्यार से अनामिका के बाल सहलाए जिसकी वजह से उसके सारे भाई उसके हाथ को देखकर उसे रोकने लगे। अनामिका के बाल बिगड़ना बंद करो। अनु चलो, तुम्हारा रुद्र भाई तुम्हारी मदद करेगा। हाथ हटाओ अपने, क्या तुमने अपने हाथ धोए थे? अनु देखो, मेरे हाथ सबसे ज्यादा साफ है, मैं एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ और मैं हमेशा साफ सुथरा रहता हूँ। तुम सब में से सबसे ज्यादा साफ सफाई किस पसंद है? क्या तुम लोगों को नहीं पता? हर्षद ने अनामिका के बाल सही करने की कोशिश करते हुए कहा। ये समीर कहाँ है? सीता जी ने अचानक पूछा। कहाँ गया है? वह कभी अपना फोन नहीं उठाता है, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देता है। अनु को आए हुए 6 महीने हो गए हैं, मगर नहीं उसने अपना चेहरा दिखाया है, ना ही एक बार कॉल किया है।
एक बार आने दो उसे, उसके कान पड़कर उसे उल्टा ना लटका दिया तो मैं भी उसकी माँ नहीं। मॉम समीर बिजी है, हर्षद ने तुरंत कवअप करते हुए कहा। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। क्या ये बेटर नहीं है कि एक इंसान कम है अनु का अटेंशन पाने के लिए, अमन ने कहा और इसमें मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथों से अनामिका के बाल सही करने लगा। तो वेद ने उसका हाथ हटा दिया। मैंने अभी अभी एक ग्रुप चैट क्रिएट किया है और उसमें जानबूझकर समीर को ऐड नहीं किया। चलो, उसे बाद में बहुत रिग्रेट होगा इन सब चीजों का, रूथ ने कहा और डेविल स्माइल करने लगा। तभी सीता जी ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा ग्रुप चैट? मैं उसमें ऐड क्यों नहीं हूँ? और श्रवण जी ने भी अपना फोन चेक करते हुए कहा, मैं भी उसमें नहीं हूँ। रुद्र, यह सही नहीं है, हम सब लोग फैमिली है और तुम फेवरेट ग्रुप बना रहे हो। सात्विक जी ने अपने अथॉरिटी टोन का इस्तेमाल किया और एक मामा वाला हक के साथ बोले, मुझे भी ऐड करो। ये हम भाई बहनों के लिए चैट ग्रुप है, आप लोगों का अंदर आना ठीक नहीं है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आप लोग इतने बड़े हो गए हैं और अगर आप लोग ग्रुप में होंगे तो अनु मजाक नहीं कर पाएगी, उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। ये सुनकर हर्षद ने पूछा, क्या तुमने नताशा को भी ऐड किया है? नहीं, रूथ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसका होने पर अजीब संभल क्रिएट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि यह जरूरी है भाई? अगर आपको लगता है कि नताशा को भी ग्रुप में होना चाहिए तो मैं एक और ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ और हम सबको ऐड कर लेता हूँ। इस टाइम वह इस ग्रुप में बिल्कुल शांत रहेगा। वह हमेशा अनु के ग्रुप में ही एक्टिव होता है और उससे बातें करते हैं। नताशा रिसेंटली बहुत सारी बातों को लेकर ओवरथिंक करते रहती है। अगर वह लोग उस ग्रुप में होंगे और भाई अनामिका के साथ मजाक कर रहे होंगे तो पक्का नताशा उदास हो जाएगी और उसके अलावा उन्हें काफी अच्छा लगता है अनामिका के साथ फोटोज पोस्ट करना या फिर उसके साथ बातें करना, और अगर नताशा ने ये सब देखा तो वह पक्का सोचेगी कि यह सब वह लोग जानबूझकर कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी चैट करने का ज्यादा वक्त नहीं होता है और नताशा के भी आने वाले बहुत सारे एग्जाम से उसे डिस्टर्ब मत करो। हर्षद की यह बात सुनते ही सब लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या है। क्या तुमने आज नताशा को इनवाइट किया? सात्विक जी ने अचानक से पूछा तो रुद्र बोला, मामा जी हम यहाँ अनु को सरप्राइज करने वाले थे, तो हम उसे यहाँ आने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या यह उसका दिल दुखाना नहीं होगा? लड़कियां ज्यादा सोचती रहती है। अगर उसे लगा कि हमारी पूरी दुनिया अनामिका के आसपास घूम रही है और हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसे लगा कि हम फेवरेट कर रहे हैं और उसमें और अनामिका में फर्क कर रहे हैं, तो हम कुछ भी क्यों न कर ले, उसे ऐसे ही लगेगा। यह उम्मीद कर रहा हूँ वह बड़ी हो गई है तो वह कुछ चीजें अपने आप समझ जाए, हर्षद ने डिक्लेयर किया। तो सीता जी थोड़ा हेल्पलेस होते हुए बोली, एक्चुअली यह बस सिर्फ एक इत्तेफाक है। अनु एक मेडिकल इश्यू पर अपने दोस्त की मदद कर ले यहाँ आई थी। हमने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आने पर हमें पता चलेगा कि वह इत्तेफाक से अपनी नानी माँ और अपने मामा से यहाँ मिल गई है, और हमने उम्मीद नहीं की थी कि हम उसे यहाँ टकराएंगे। अब जब वह लोग किस्मत से एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं तो यह नेचुरल सी बात है कि एक मामा होने के नाते सात्विक जी अनामिका से पहली बार मिल रहे थे, तो वह उसे आसपास घूमना चाहते हैं, और उसके अलावा क्रिसमस इव और क्रिसमस आ रहा था, इसलिए उनके पास कोई कारण नहीं था कि सब लोग घर वापस जाएं और नताशा के साथ अकेले स्पेंड करें। ऑलराइट, इतना काफी है। क्या हम सब ने अनु के लिए गिफ्ट तैयार नहीं किया है? कौन पहले देने वाला है? सात्विक जी ने सबसे पहले टॉपिक बदलते हुए कहा, और हर्षद जो उसके पास हमेशा अपना एक एरोगेंस ऑरा होता था, उसने सजेशन दिया, पहले बड़ों से शुरू करते हैं। पहले अनामिका के पेरेंट्स, उसके बाद अनामिका की माँ और उसके बाद उसका भाई। और वही सीता जी ने अपने लाल बैग से गिफ्ट बॉक्स निकाला और जब अनामिका ने देखा तो उसकी रैपिंग पेपर भी क्रिस्टल से बनाई हुई थी। एक्चुअली इस तरह का रैपिंग पेपर बहुत ही बड़ा होता है, अमीर लोगों में यूजुअली इसमें ये काफी खर्चा भी करवाता है, मगर यह गिफ्ट बड़ा था तो काफी बड़ा खर्चा हुआ होगा सिर्फ पेपर के लिए। तुम क्यों ना इसे ओपन करके देखो और बताओ कि तुम्हें पसंद है आया या नहीं? सीता जी ने अनामिका की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहा, और वह क्रिसमस थीम प्लानर्स जो साइड में काफी वक्त से खड़े थे, उन्होंने ऑलरेडी कुछ अच्छे फोटोग्राफर्स को हायर कर दिया था इस सीन को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने प्लान किया था कि बाद में एक सोवेनियर के तौर पर वह वीडियो और फोटोज उन्हें देंगे। ये रहा तुम्हारे डेट की तरफ से। श्रवण जी ने भी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स अपने गिफ्ट बैग से निकाला। अनामिका ने उसे खोला तो श्रवण जी ने उसे कुछ पेपर्स दिए थे जो एक प्राइवेट आइलैंड के थे, और सीता जी ने उसे कैसल थीम एम्यूजमेंट पार्क दिया था, जहां आसपास चारों तरफ फेरी टेल होटल बने हुए थे, फेरी टेल रेस्टोरेंट थे और ड्रीम व्हील था, और बाकी सब कुछ अगर सीधी तरीके से कहा जाए तो वह सरप्राइज लेस था। थैंक यू मॉम डैड, अनामिका ने प्यार से कहा, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। सात्विक जी ने भी अपने गिफ्ट बैग से एक लग्जरियस गिफ्ट बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी के पेपर और चाबी थी। वह प्रॉपर्टी के पेपर एक घर के थे, जॉइंट सिटी के एक एक्सपेंसिव एरिया में लोकेटेड था और 6000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था, और सबसे बड़ा लग्जरी विलास का एरिया में से वह नंबर 1 पर आता था, और कट मार्केट प्राइस के हिसाब से वह ऑलरेडी $100 मिलियन पार कर चुका था। अनु, यह मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक प्राइवेट योट।
उस यार्ड में एक जॉइंट, एक हेलीकॉप्टर पेट, बहुत सारे रूम, मूवी थिएटर और एक ओवरसाइज गराज भी था और भी कई चीज थी और वहां का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही लग्जरियस था और खूबसूरत जिसकी कीमत $20 मिलियन में थी। ये गिफ्ट हर्षद की तरफ से था। थैंक यू भाई। अनामिका ने वह गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लिया और अपने परिवार वालों को उसके गिफ्ट के ऊपर इतना खर्च करता हुआ देखकर वह थोड़ा अजीब सा फील करने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के परिवार वाले क्रिसमस के दिन उसके लिए सांता क्लॉज बनाकर गाना गाते हैं और अलग अलग तरह का गिफ्ट देते हैं। अब आगे, अनामिका के मोम डैड ने एक प्राइवेट टैलेंट और एम्यूजमेंट पार्क और उसके मामा ने एक बहुत ही सुंदर और महंगी जगह पर घर और उसके बड़े भाई हर्षद ने एक प्राइवेट योट दिया था। थैंक यू भाई। अनामिका ने गिफ्ट एक्सेप्ट तो कर लिया मगर उन लोगों की इतना एक्स्ट्रा खर्च करने से हैरान भी थी। अनु, ये छोटा सा टोकन मेरे और मीरा की तरफ से। अमन आगे आया और उसने अनामिका को एक गिफ्ट बॉक्स दिया और उसकी आंखों प्यार था। उस बॉक्स के अंदर पेपर्स थे एक प्राइवेट जेट के, जो उन लोगों ने अनामिका के नाम पर खरीदा था। सारे पेपर वर्क के यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रेडियो स्टेशन लाइसेंस, इंश्योरेंस सब कुछ हो गया है। अमन ने प्यार से देखकर जेटली एक्सप्लेन करते हुए कहा, और इस प्लेन का इंटीरियर मीरा ने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू भाई, और मेरा भाभी को भी थैंक यू। मैं तुम्हें एक याद देना चाहता था मगर मुझे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही ओवरसाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने एक कस्टमेड यार्ड बनवाई है जो बहुत सारी डिफेंस सिस्टम, बुलेट प्रोटेक्शन और लेजर सिस्टम के साथ आता है, जो पेपराजी को फोटो लेने भी नहीं देगा, और सारे गेस्ट रूम में बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगवाए गए हैं। वह बहुत ही सेफ है। अपनी बहन के स्टेटस के हिसाब से वेद ने स्पेशली उसकी सेफ्टी के लिए वही और तैयार करवाई थी। भले ही वह क्रूज शिप के मुकाबले एक छोटी सी थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा महंगी थी और जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट था वह भी बहुत ही ज्यादा था। और फिर उसने धीरे से झुककर अनामिका कान में कहा, और यह वेदिका की तरफ से भी है, यह उसका आइडिया था। थैंक यू। अब जब वेदिका को अभी तक फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है तो अनामिका ने वेदिका का नाम लेकर थैंक यू नहीं था। अनु, तुम्हें लगे कि शायद मेरा गिफ्ट थोड़ा सा सस्ता है, मगर रूथ ने एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, यह मेरा खजाना है। उसे गिफ्ट बॉक्स के अंदर 3 चाबियां थी, 3 स्पोर्ट्स कार्स की, उनके डॉक्यूमेंट के साथ एक हैंडबेसी वैनम जीटी थी जो दुनिया में सिर्फ 10 थी और इसकी कीमत $1 मिलियन में थी, और दूसरी वाली डबल एसी ट्यूटर थी जिसकी कीमत $5 मिलियन थी, और तीसरी वाली एक कस्टम ऑसम मार्टिन थी जिसकी भी कीमत $5 मिलियन थी। ये तीनों कार्स मेरी फेवरेट है। मैंने अभी तक इन्हें एक बार भी ड्राइव नहीं किया है। इन्हें खरीदने के बाद रूथ इन गाड़ियों को बिल्कुल खजाने की तरह संभाल कर रखा था, लेकिन अब वह ये तीनों गाड़ियां अपनी बहन को दे रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि वह तीनों गाड़ियों को चलाते हुए उससे भी ज्यादा कॉल लगेगी। थैंक यू रुद्र भाई, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में और ले आऊंगा। रूथ ने कहा और अपना हाथ वह अपनी बहन के कंधे पर रखने ही वाला था, तभी दूसरे भाइयों ने चिल्लाते हुए कहा, साइड हट जाओ। अचानक से आसमान में रोशनी आ गई और बहुत सारे फायरवर्क्स दिखाई देने लगे। अनु, देखो वह फायरवर्क्स स्पेशली उसके चारों भाइयों ने कस्टमाइज करवाए थे, जो बहुत सारे मैसेज ऊपर लिख रहा था। वेलकम होम, मेरी क्रिसमस इव, मैरी क्रिसमस। अनु, हमेशा खुश रहना, हमेशा हेल्दी और सेफ रहना। भले ही यह एक सिंपल ब्लेसिंग थी मगर अनामिका के लिए इसका स्पेशल मतलब था, क्योंकि अनामिका को मैरीगोल्ड फूल बहुत पसंद है। इसलिए बहुत सारी फायरवर्क्स जो ऊपर आसमान में दिखाई दे रहे थे वह उन फूलों की शॉप में थे, और उन फूलों के बीच में एक यंग लड़की को खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कस्टम मेड फायरवर्क्स को देखकर कई सारी मेड हैरान हो गई। मिस ओब्रोय कितनी खुशकिस्मत है कि उनके पास इतनी प्यारी और अच्छी फैमिली है। फिर आखिर में एक ही ग्रैंड फाइनल फायरवर्क डिस्प्ले हुआ जिसमें 5 भाइयों ने अपनी एक बहन का हाथ पकड़ा हुआ था। एक भाई ने अपनी बहन के लिए छाता पड़ा हुआ था, दूसरे ने झुककर उसके शूलेस बांध रहा था, एक उसे हंसा रहा था, दूसरा उसे फूलों का बुके दे रहा था, और आखिरी वाला उसे तलवार लेकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वह इमेज जल्दी ही आसमान में खो गए मगर अनामिका के दिल को छू कर गए थे। थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू अमन भाई, थैंक यू वेद भाई, थैंक यू रुद्र भाई। इतना कहकर अनामिका रुकी और उसने कहा, और समीर भाई को भी। तुमने उसे क्यों थैंक यू कहा? हमने बस नंबर दिखाने के लिए उसे इंक्लूड किया था फायरवर्क्स में, रुद्र ने कहा। तो अनामिका हंसने लगी। ऑल राइट, हमेशा यही नहीं खड़े रह सकते, चलो चलकर खाना खा लेते हैं। सात्विक जी ने मुस्कुराकर सजेशन दिया, आज रात की वाइन पर्सनली अनु ने सिलेक्ट किए है। रियली? तो फिर मैं सारी पी जाऊंगा और कोई मेरे साथ इसके लिए फाइट नहीं करेगा, रुद्र ने डिक्लेयर करते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है तुम हैंडल कर पाओगे? हर्षद हंसते हुए बोला, ड्रंक होकर जो तुम अजीब हरकतें करते हो ना उससे अनु डर। हर्षद भाई, आपको क्या अनु के सामने मेरी बेइज्जती करनी जरूरी है? पिछली बार मैंने गलती से थोड़ा ज्यादा वोडका पी लिया था जिसकी वजह से आपको पता है मैंने क्या किया था? सब लोगों का घर की तरफ जाने लगे मजाक करते हुए हंसते हुए। तो अनामिका ने धीरे से वेद के पास आते हुए धीमी आवाज में कहा, वेद भाई आप यहाँ हैं तो वेदिका का क्या? मैंने कुछ भरोसेमंद आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा है, और कुछ भी होता है तो वह लोग मुझे कॉल करेंगे और डिनर के बाद में वापस चला जाऊंगा।
मगर 12 घंटे का डिफरेंस होता है यहाँ से वापस कंट्री जाने में। जब तक वह लौटेगा तब तक क्रिसमस इव खत्म हो जाएगा। जब मैं यहाँ आया उससे पहले ही मैंने उसके साथ क्रिसमस इव मना ली थी। वेद ने प्यार से अपनी बहन के बाल सहलाते हुए कहा, जो ये टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से जब मैं लौटूंगा तो मैं उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लूंगा। इस तरीके से वह कुछ भी मिस नहीं करेगा। मुझे चिंता है कि आपको ये नॉन स्टॉप ट्रिप्स भारी पड़ेगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और वेदिका के साथ दोनों के साथ वक्त बिताया। इतना ट्रैवल करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद ने उसे भरोसा दिलाया और वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है और फिर पूछा, वैसे देवांश का क्या? क्या वह तुम्हें मिलने नहीं आया? मैं सोच रहा था कि अनु कहाँ रह गई, रुद्र ने कहा और अचानक उन दोनों के बीच में आकर जानबूझकर उन्हें अलग करते हुए बोला, किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, वेद और अनामिका ने एक साथ कहा तो रुद्र हैरान हो गया, जैसे उन लोगों ने जवाब पहले से ही तैयार रखा हो। उन लोगों ने अंदर जाकर डिनर किया जो बहुत ही टेस्टी थी, यहाँ तक कि डिजर्ट्स भी में थॉट्स लगाए हुए थे जो काफी महंगे थे, और डिनर के बाद फ्रूट सब क्रिसमस थीम पर थे। सब लोग बैठ गए और खाना खा रहे थे और एटमॉस्फेयर काफी वार्म और खुश था। वही विला से थोड़ी ही दूरी पर देवांश ने अपनी गाड़ी पार्क की कि वहां आसपास चारों तरफ से स्नो से गिरे हुए पेड़ थे। वह स्नो के बीच में खड़ा था, बिल्कुल स्पॉटलेस व्हाइट जगह पर, जो बिल्कुल खूबसूरत सीन दे रहा था। और वही उसका ड्राइवर को चिंता हो रही थी, इसलिए उसने देवांश के सर पर एक अम्ब्रेला खोल दिया। उसे सिचुएशन के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह सोच रहा था कि उसके बॉस किसका इंतजार कर रहे हैं। देवांश ने भी वही खड़े होकर बड़ा सा फायरवर्क डिस्प्ले देखा था और वह जानता था कि उसकी अनु खुश होगी और फैमिली से घिरी हुई होगी, इसलिए उसने उसे मैसेज नहीं किया बल्कि वह चुपचाप इंतजार करता रहा। सर, क्या आपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ अपॉइंटमेंट की है? क्यों ना हम गाड़ी में बैठकर इंतजार करें? बाहर बहुत ही ठंडी थी, वॉर्म सूट पहने हुए भी ड्राइवर कांप रहा था। देवांश ने थोड़ी दूरी पर चमकते हुए विला को देखा और सॉफ्टली कहा, नहीं, इट्स ओके, तुम मेरे बिना वापस चले जाओ। वह थोड़ा सा और इंतजार करना चाहता था, थोड़ी देर और देखना चाहता था। अनु ने प्रॉमिस किया था कि वह आज उसके साथ वक्त बताएगी, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना। वही विला के बाहर खड़ी नताशा चुपचाप आंसू बहा रही थी और एक अजीब सी स्माइल उसके होठों पर थी। आज क्रिसमस ईव थी और उसने 12 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंची थी सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। वह जानती थी कि उसके पेरेंट्स ने यह बात उससे छुपाई है और वह अनामिका को यहाँ उसकी नानी माँ और मामा से मिलवाने लाए हैं। वह जानती थी कि उसका यहाँ वेलकम नहीं होगा, वह जानती थी कि शायद सब लोगों उसे यहाँ नहीं देखना चाहते होंगे, मगर फिर भी वह आ गई उन 18 सालों के रिश्ते के लिए जो उन दोनों के बीच बना हुआ था। वह अपने और अपने पेरेंट्स, उसके मामा और उसकी नानी माँ के बीच में जो गैप बन गया था उसे पर ब्रिज बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह विला के पास पहुंची, उसने हंसी खुशी की आवाज से और मैरी क्रिसमस का सॉन्ग गार्डन से सुना। दूर से ही एक सेंटा क्लॉज का ग्रुप और बहुत सारी इवल्स एक लड़की के आसपास गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, और अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह लड़की कौन थी। नताशा ने प्लान किया कि यह बात उसे इफेक्ट नहीं करेगी और वह भी इस मजे को ज्वाइन करेगी। वह ऐसे नाटक करेगी जैसे उसका दिल नहीं टूट रहा है। लेकिन फिर फायरवर्क्स आसमान में जगमगाने लगे और जो भी शब्द आसमान में लिखे गए, उससे उसका दिल टूट रहा था। वेलकम होम, मेरी क्रिसमस इव, हैप्पी क्रिसमस, अनु हमेशा खुश रहना, हमेशा हेल्दी और सेफ रहना। हर एक शब्द अनामिका के लिए केयर और ब्लेसिंग जाता रहा था, उसके लिए एक भी शब्द नहीं था। सब लोग अनामिका के आसपास घेरे हुए थे और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को उसकी फीलिंग से कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह अडॉप्टिव बेटी है। और जो फायरवर्क्स आसमान में दिखाई दे रहे थे वह मैरीगोल्ड के शेप में थे, जो अनामिका का फेवरेट फूल है। सब लोगों को फैमिली में पता था कि अनामिका को मैरीगोल्ड पसंद है और भाइयों ने मिलकर बहुत सारे ये फूल ओबरॉय विला में भी लगाए थे। रात के आसमान में मैरीगोल्ड से फूल दिखाई दे रहे थे और उसके बीच में एक लंबे बालों वाली लड़की दिखाई दे रही थी। वही फाइनल सीन में फायरवर्क्स डिस्प्ले कर रहे थे, जिसमें 5 भाई और एक बहन थी। एक भाई ने अपनी बहन के लिए अम्ब्रेला पड़ा हुआ था, दूसरा नीचे झुककर उसके शुलेस बांध रहा था, तीसरा उसकी बहन को हंसा रहा था और चौथा उसे फूल दे रहा था और पांचवा तलवार लेकर उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। इस सीन ने डिपली नताशा को हट कर दिया। क्या उसके सारे भाइयों को सिर्फ एक ही बहन दिखाई देती है? उसका क्या, नताशा का क्या, उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है? क्या फायरवर्क डिस्प्ले में भी उसका कोई हिस्सा नहीं है? नताशा की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे और उसकी स्माइल और कड़वी हो गई और उसका दिल और भारी होने लगा। उसके पेरेंट्स और भाई हमेशा उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह उसे फैमिली का हिस्सा मानेंगे और उसे पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अब सब लोग उसे अंधेरे में रखकर यहाँ सेक्रेटली अनामिका के लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर चुके हैं और उसे वहाँ अकेले घर पर छोड़ दिया। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह लोग ऐसा अनफेयर काम कैसे कर सकते हैं? क्या 18 सालों का प्यार और रिश्ता सब बकवास था? क्या वह प्यार रिश्ता, सारी यादें खून के रिश्ते से कंपेयर नहीं की जा सकती? ये पक्का उसके मामा सात्विक जी का आइडिया होगा।
गार्डन में कोई भी नौकर नहीं था। वह लोग पक्का अंदर खाना खाने गए होंगे। बड़े से फैमिली डिनर को ज्वाइन करने के लिए नताशा ने छोटे से गेट को धक्का दिया और अकेले गार्डन में टहलने लगी। उसे याद आया कि जब वह एलिमेंट्री स्कूल में थी तो एक ठंड की छुट्टियों में यहाँ आई थी। आज की तरह ही उस वक्त भी बर्फ पड़ रही थी और चारों तरफ से सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। गार्डन इतना बड़ा था कि वह उसका अंत भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह काफी लंबे वक्त गार्डन में भागती रही और उसके मामा जी पर स्नो बॉलर्स बनाकर फेंक रही थी। उसके मामा जी भी उसके साथ खेल रहे थे। जेटली मुस्कुरा रहे थे और प्यार से उसे अपने पास आने के लिए कह रहे थे। वह मूवमेंट कितना खूबसूरत था। सारी मैड्स ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि सात्विक जी उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सिर्फ इस दुनिया में वही है जो उनके ऊपर स्नोबॉल्स फेंकने की हिम्मत कर सकती है और उसे कुछ नहीं होगा। एक बार ऑटम के मौसम में वह अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ अपने मामा जी से मिलने आई थी और उसने बहुत सारे महंगे महंगे फूल चुने थे और उन्हें गार्डन में लगवाया था। उस वक्त उसे उन फूलों की कीमत नहीं पता थी, बस वह खूबसूरत लग रहे थे। सीता जी उसे डांट रही थी मगर सात्विक जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर नताशा को ये पसंद है तो विला के पूरे गार्डन में वह जो चाहे वह लगवा सकती है। पास में सब कुछ कितना खूबसूरत था और उस बारे में सोचकर ही उसके दिल को दर्द होने लगता था। ठीक उसी वक्त कुछ मैड्स गार्डन के पास से होकर गुजरी। आज का डिनर कितना लेविस है। मिस ओबरॉय कितनी लकी है कि उनके पास इतनी सारी फैमिली मेंबर्स है जो उनसे इतना प्यार करते हैं। उनकी गिफ्ट रैपिंग पेपर भी क्रिस्टल से स्टडीड था। वह पक्का महंगा होगा, राइट? मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय कितनी जेनरस है जिन्होंने प्राइवेट आइलैंड और एक कैसल से बना हुआ और एम्यूजमेंट पार्क दिया गिफ्ट में। मिस ओबरॉय के भाई भी बहुत ही जेनरस है। उन्होंने स्पेशल ट्रिप ली और यहाँ आए उन्हें सरप्राइज करने के लिए और इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, उसमें प्राइवेट योट और प्राइवेट प्लेन, यहाँ तक कि रुद्र सर ने तो अपनी फेवरेट 3 लग्जरी कार उन्हें दे दी। वह विला भी काफी महंगा था। मैंने सुना था कि वह दुनिया के सबसे महंगी घरों में से एक था। जो अब मिस अनामिका का ये सब सुनकर नताशा और भी कड़वाहट से हंसने लगी और यह और भी पेनफुल था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चाकू उसके दिल पर वार कर रहे हो। उसे जितना रोना आ रहा था वह उतना ही हंस रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी वक्त यही गिरकर बेहोश हो जाएगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।